गुड इवनिंग सभी को। पटना की पावन धरती से आप सभी को प्रणाम। क्या हाल चाल है? ठीक है। अरे ये रेलवे ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए है। कल तो हम लोग लाइट भैया प्रकाश पे पूरा प्रकाश डाल दिए हैं। अब हम लोग जो करने वाले हैं एक केमिस्ट्री का आपके सामने, और ये आपका लगातार 1.5 घंटे का क्लास है। तो अभी से लेके 1.5 घंटे तक आपको जो है लगातार इस क्लास को करना है। देख लीजिए 1.5 घंटे का लगातार है। और एनसीईआरटी का आपका जो पहला चैप्टर है ना, यहाँ से आपको 2 नंबर को ग्रुप डी में फायदा देखने को मिलेगा। ये हमारे हाथ में एनसीईआरटी बुक है। ये आपका एनसीईआरटी बुक है, और एनसीईआरटी बुक के अंदर ये जो पहला चैप्टर है आपको दिखाई दे रहा होगा, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन, जो पहला चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आपके सामने ये वीडियो लाए हैं। ये क्लास लगातार 1.5 घंटे का है, तो पूरा ये 1.5 घंटा वाला क्लास कर लीजिएगा एकदम शुरू से लेके अंत तक। ठीक है। देखिए यहाँ पे केमिस्ट्री का आपका जो रासायनिक अभिक्रिया करके है, इसको जरा सा देखिए। आपको ये देखने से फायदा क्या मिलेगा? एक तो आपको 1.5 घंटा करना है, और रासायनिक अभिक्रिया से एग्जाम में आपको तो 2 नंबर का आपको इस वीडियो से, इस क्लास से आपको जो है जरूर से जरूर रहेगा। भले ही यहाँ से फॉर्मूला तो और रहेगा, 2 नंबर कंफर्म हो जाएगा ये 1.5 घंटा के अंदर में। और मेरिट छूटता है भैया एक एक नंबर से, तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। ठीक है। तो इसको लेके आप लोग जो है और अपना जो है कर लीजिए इसको, और लगातार अभी से लेके और अंत तक जो है बने रहिएगा। अंत तक आप जो है पूरा कर लीजिए। और आपको पता है कि कल परसों से 27 नवंबर से आपका एग्जाम भी ग्रुप डी का स्टार्ट हो रहा है। तो ग्रुप डी का सेंटर से भी आपको रिव्यू मिलेगा, और यहाँ से भी आपको जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया आपको मिलेगा। तो चैनल को भी जो है आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्लास अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, कंजूसी नहीं कीजिएगा। चलिए भैया आगे हम लोग जो है क्लास को आगे की तरफ बढ़ाते हैं, और आप अब मजा लीजिए क्लास का। हमने बता दें तो ये हम लोग भैया एनसीईआरटी का बुक जो है वो है आपके सामने। ठीक है। ये देखिएगा एनसीईआरटी का ये कौन सा क्लास में है? तो एनसीईआरटी का क्लास 10 कहाँ पे है? एनसीईआरटी का आपका ये है क्लास 10 में है। एनसीईआरटी क्लास 10 में आपका ये वाला चैप्टर है, ध्यान दीजिए। और हम लोग ये अभी जो खोल के रखे हैं भैया, तो ई एनसीईआरटी का है रासायनिक अभिक्रिया। ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि जो अभी ग्रुप डी का एग्जाम जो चला था पिछला वाला आपका रेलवे का, या फिर रेलवे का कोनो एग्जाम की, आप तो हर एक एग्जाम में देखिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन से आपका क्वेश्चन जो है रह रहा है। तो भैया ये आपको बस दिखा दिए कि एनसीईआरटी क्लास 10 का है, और इसको हम लोग जो है नोट्स बाय नोट्स तैयार कर लिए हैं, और इसका क्लास हम लोग यहाँ से करेंगे। नेक्स्ट आइए इसको देखते हैं हम लोग। रासायनिक अभिक्रिया का जरा सा डिफिनेशन देखा जाए तो आप इसको समझिएगा। एक आपके पास क्या दिखाई देगा? अभिकारक दिखाई देगा, और दूसरा आपका क्या दिखाई देगा? उत्पाद। अभिकारक क्या होता है भैया? तो अभिकारक को ही कहा जाता है रिएक्टेंट। अभिकारक को ही यहाँ पे क्या कहा जाता है? तो रिएक्टेंट। रिएक्टेंट आपका अभिकारक को कहा जाता है, और उत्पाद को क्या कहा जाता है? प्रोडक्ट कहा जाता है। तो कहिएगा सर ये क्या आप बोल रहे हैं? रिएक्टेंट क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, ये सब क्या बता रहे हैं? मान लीजिए आपके सामने कोई एगो तत्व ले लिए A प्लस बी, 2 तत्व ले लेते हैं। दोनों को भैया अगर हम मिला देते हैं, और आपके सामने क्या बने? आपके सामने बने C प्लस डी आ जाए। मान लीजिए ऐसा आपके पास बन गया। A और B को मिलाएं तो हमको क्या मिला? C और D मिला। क्या लिखे हैं भैया यहाँ पे? फिजिक्स से डर लग रहा है, न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है, बहुत सारा गुरुजी हर हाल में। फिजिक्स से डर रहा है, काहे टेंशन ले रहे हैं? फिजिक्स का न्यूमेरिकल तो हम लोग उसमें करवाए थे। अरे और भी न्यूमेरिकल करवाएंगे, और भी प्रैक्टिस करवाएंगे। और कहीं से देखिए, एक बार में काम नहीं बनता है, 2-3 बार रिपीट कीजिए। यही एक उपाय है आपके पास। एक बार में समझ में नहीं आ रहा है, 2-3 बार आप उसे रिपीट कीजिए। इसको देखिए अब क्या है आपके सामने? A प्लस बी बराबर C प्लस डी। ये आपका A प्लस बी जानते हैं क्या है? यही आपका है भैया अभिकारक। इसी को कहा जाता है अभिकारक। अभिकारक आपको इसी को कहा जाता है। A प्लस बी और C प्लस डी जो आ रहा है ना, ये आपका क्या आ गया? प्रोडक्ट आ गया, उत्पाद आ गया। आपका क्या आ गया? प्रोडक्ट आ गया भैया, उत्पाद आ गया। कहिएगा सर इससे क्या मतलब है? तो भैया देखिए अब हम लोग जरा सा डिफिनेशन पे चलते हैं, तब जाके आपको समझ में आ जाएगा। डिफिनेशन क्या है? इस डिफिनेशन को अगर हम लोग देखें, वह प्रक्रिया जिसमें जिसमें पदार्थ अभिकारक अभिक्रिया करके नए यौगिक उत्पाद बनाते हैं। ये भैया क्या हुआ? अभिकारक अभिक्रिया किया, A प्लस बी दो जो है दोनों मिलके एगो नया चीज बना दिया, उत्पाद बना दिया। तो भैया उसको ही क्या कहा जाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इस प्रक्रिया में पुराने आबंध टूटते हैं और नए आबंध बनते हैं। जैसे कि पुराना है A प्लस बी है, ये टूट टाट के या फिर क्या बन गया? C प्लस डी बन गया, वही चीज बोला गया है।
उसके बाद क्या है, यदि अभिकारक की आबंध ऊर्जा उत्पादक की आबंध ऊर्जा से अधिक होता है तो अभिक्रिया ऊर्जा का निर्मुक्त होने के साथ साथ संपन्न होता है। मतलब इसमें क्या बोला गया है, अगर ए और बी अगर देखा जाए इसका ऊर्जा अधिक है सी और डी के तुलना में, तब ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा आपका रिलीज होता है भैया। ऊर्जा आपका क्या होता है देख लीजिए, आबंध ऊर्जा उत्पादन की आबंध ऊर्जा से अधिक होता है, तब अभिक्रिया ऊर्जा का निर्मुक्त होने लगता है। ऊर्जा क्या होता है, निर्मुक्त। ये आपका निर्मुक्त कब होता है, निर्मुक्त आपका कब होता है भैया, जब आपके पास अभिकारक का क्या हो, आपका आबंध ऊर्जा इसका उत्पाद का आबंध ऊर्जा से अधिक हो, तब ऊर्जा क्या होने लगेगा, निर्मुक्त होगा, ऊर्जा आपका रिलीज होगा। लेकिन इसका उल्टा हो जाए, मतलब कि जो आपका उत्पाद का आबंध ऊर्जा है वह अधिक हो जाए और इसका कम हो जाए, तब भैया क्या होगा, तब आपका ऊर्जा अब्जॉर्ब होगा, अवशोष होगा। देखिए इसके विपरीत दिशा में क्या होता है, अवशोषण होता है। तो ये बस समझने वाला है, यहाँ से एग्जाम में बहुत ज्यादा नहीं बनता है। का क्वेश्चन बनेगा हम लोग आगे देखेंगे। ये डिफिनेशन और कुछ कहानी है, थ्योरी है भैया, इस फॉर्मेट में आपका रहता है। इंग्लिश वाले परेशान नहीं होइएगा, इंग्लिश में भी आपका नोट्स हम लोग अवेलेबल करवा दिए हैं। उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पे, हाँ जी जितना एएलपी में न्यूमेरिकल क्या, जितना आपको एएलपी में एनसीईआरटी में सब करवा देंगे, काहे टेंशन ले रहे हैं। अभी अब बस थ्योरी पे आप ध्यान दे दीजिए। रासायनिक अभिक्रिया के कुछ लक्षण होते हैं। का लक्षण है, जैसे कोई चीज का लक्षण नहीं है तो लक्षण देख के बता दिया जाता है कि ये कैसन आदमी है, वही चीज इसका भी रासायनिक अभिक्रिया का कुछ लक्षण होते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किसी भी प्रेक्षण सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि यह रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। किसके किस में, अगर किसी में कुछ आपका लगभग 6 पॉइंट है, कोई भी अवस्था में परिवर्तन होता है तो वह आपका रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण है। दूसरा है गैस का निकास, गैस का भैया निकलना क्या हुआ, यह आपका, या फिर उत्सर्जन होना, यह आपका रासायनिक अभिक्रिया का ही लक्षण है। ठीक है। तीसरा नंबर गंध में परिवर्तन, यह गंध में परिवर्तन हो रहा है वह किसके लक्षण है, तो रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण है। रंग में परिवर्तन, लाल से हरा, मतलब रंग में आपका चेंज हो गया, स्वाभाविक है। ए को मिला दिए ए और बी को, और आपका चेंज हो गया किसमें, सी आपका आ गया और कुछ आ गया आपका, मान लीजिए तो ये क्या है, परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पे आपका दूसरा रंग था, ये दोनों को मिला दिए तो तीसरा रंग बन गया, वही चीज आपका कहा गया है। ये सब आपका किसका है, उदाहरण, तो रासायनिक अभिक्रिया का, किसका, रासायनिक अभिक्रिया का, ये सब आपका लक्षण है। तापमान में परिवर्तन, तापमान में भैया परिवर्तन बिल्कुल आपका सही है, यह भी आपका रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण है। ध्वनि का उत्पन्न होना, ध्वनि में आपका जो उत्पन्न होता है यह भी किसका लक्षण है, तो रासायनिक अभिक्रिया का है। सर ये सब क्या पूछता है, बहुत ज्यादा ये सब नहीं पूछता है, बस थोड़ा सा समझ लीजिए, बाई चांस हल्का फुल्का पूछ सकता है। मेन आपका यहाँ से जो रासायनिक अभिक्रिया है आपको बैलेंस करने के लिए आता है एग्जाम में, देखा जाए तो बैलेंस करने के लिए कि भैया उसको जो है बैलेंस कीजिए कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है आपका, अभिकारक और उत्पाद, वो बैलेंस है कि नहीं, ये आता है। और दूसरा नंबर आपको लक्षण बताना होगा, क्या चाहिए, ई लक्षण नहीं, ये कौन सा रिएक्शन है, जैसे आगे पढ़ेंगे हम लोग। ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अपचयन रिएक्शन, तो ये सब आपका द्विविस्थापन रिएक्शन आपका, यहाँ से आपका वो पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन तो जरूर रहेगा आपका, ये तो फिक्स है। चलिए हम लोग जो आता है एग्जाम में जरा सा उसको ध्यान दे देते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसी भी रासायनिक व तत्वों के प्रतिकारक यौगिकों को सूत्र को सहायता से लघु निरुक्त रासायनिक समीकरण कहा जाता है। जो लघु जो वर्ड दिया है क्या है, असली तरीका से रासायनिक समीकरण क्या है, कि मान लीजिए कि ये नहीं कि हम लोग सेंटेंस में लिख दिए, लघु में लिखना है, शॉर्टकट में लिखना है भैया, तत्व के हिसाब से लिखना है। ये नहीं कि हम लोग क्या करें, जैसे मान लीजिए कि आपके सामने क्या है, आपके सामने भैया मैग्नीशियम ले लेते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन अगर मिला दिए तो 2 MgO आ जाता है, 2 Mg। ये देखिए ई हो गया आपका परिपूर्ण, बैलेंस्ड भी है, 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन और मिला दिए तो देखिए 2 मैग्नीशियम हो गया आपका 2 MgO ना होगा, तो 2 MgO होगा, 2 मैग्नीशियम, ये हो गया ऑक्सीजन। तो ये जो हम लोग क्या, ये जो लघु वर्ड आपका आया, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, मैग्नीशियम को हम लोग ऑक्सीजन के साथ मिलाए हैं तो आपका क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। तो ऐसे करके ये आपका नहीं होगा, इसको भैया केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत लिख के नहीं कर सकते हैं। ये हम लोग लघु में हम लोग इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के तौर पे करेंगे, मैग्नीशियम को Mg से, असली यही जो है इसका तरीका है केमिकल रिएक्शन का लिखने का। ठीक है,
वही चीज आपका बोला गया है। जैसे कि अब हम लोग जरा सा देखेंगे कि रासायनिक समीकरण को बैलेंस करने का नियम क्या क्या है। बैलेंस करने का नियम भैया इसका क्या क्या है, रासायनिक समीकरण को कहेंगे। चलिए, ये सर एनसीईआरटी में है। हाँ जी, अभी तो आपको दिखा तो दिए यहाँ पे, आप लोग इतना कंफ्यूजन में रहते हैं, ये आपके सामने अभी है ना, दिखा दिए यहाँ पे। यहाँ देखिए तो भैया जो एनसीईआरटी का, ये एनसीईआरटी की किताब है, ये जो हम आपको पिछले पीछे रख दिए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एनसीईआरटी, लिखा हुआ है ये वाला, देखिए एनसीईआरटी। तो ये सब आपका देखिए एनसीईआरटी का किताब है भैया। ये एनसीईआरटी का आपका क्लास 10 का है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक का रासायनिक अभिक्रिया करके ये चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, क्लास 10 का है, ठीक है। और कहीं अलग से नहीं है, सब आपका एनसीईआरटी पे आधारित है और वही सब अब आपको ध्यान भी देना है। चलिए, तो हम लोग इसको समझते हैं। अब जरा सा हम लोग देखते हैं कि जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस करना है, संतुलित करना है, क्योंकि संतुलित भी आपका एग्जाम में आता है, संतुलित भी भैया आपका एग्जाम में आता है। ठीक है, सब करवा देंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए। देखिए इसमें आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको क्या देखना है, पदार्थ या यौगिक जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक रिएक्टेंट कहलाते हैं। कौन सा रिएक्टेंट हो गया, तो भैया जो आपके सामने कौन सा है, LHS, लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला आपका कौन सा हो गया, तो इसको हो गया आपका भैया, ये हो गया आपका RHS। RHS राइट साइड में है, ये तीर का उस साइड है, राइट साइड में है। और ये वाला आपका क्या हो गया, तो LHS है, LHS है। इसमें क्या बोला गया, पदार्थ या यौगिक जो अभिकारक में भाग लेते हैं रिएक्टेंट कहलाते हैं। तो ये आपका क्या कहलाया है, यही वाला जो पोर्शन है यह आपका क्या कहलाया है, तो भैया इस साइड LHS वाला जो लेगा यह आपका अभिकारक कहलाता है। इसी को क्या कहा जाता है कि रिएक्टेंट, इसी को कहा जाता है। जो LHS है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों को मिला दिए तो ये आपका अभिकारक हो गया, और दोनों को मिलाने के बाद जो बना यह आपका उत्पाद हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि RHS होता है। इसको क्या कहा जाता है, उत्पाद, मतलब प्रोडक्ट, इसी को कहा जाता है। ठीक है, इन अभिकारकों के बीच प्लस का चिन्ह लगाकर बाईं ओर LHS लिखा जाता है। आप यहां देख सकते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, LHS के साइड में हम लोग प्लस लगाए हैं, देखिए ना, ये जो आपका वर्ड लिखा है प्लस का चिन्ह लगाकर बाईं ओर LHS लिखा जाता है। ये आपका क्या होता है, अभिकारक। और ये वाला आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया भैया RHS, जिसको क्या प्रोडक्ट कहते हैं। अगला स्टेटमेंट आपका वही है, पदार्थ या यौगिक जो अभिकारकों के दौरान बनते हैं दोनों को मिलाने के बाद अब जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट कहलाएगा, उत्पाद जो है कहलाता है। इन्हें भी उत्पादों के बीच प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। भैया मान लीजिए, अब ये तो आपको बता दिए, कभी हम लोग A+B, ये आपका हो गया रिएक्टेंट अभिकारक, तो आपका क्या बना C+D। ये जो C+D आया इसके बीच में कौन सा चिन्ह लगा है, प्लस। क्या देखे हैं कभी भी रिएक्शन में कि वहां पे माइनस लगते हुए नहीं देखिएगा, इसीलिए प्लस का चिन्ह लगाकर RHS लिखा जाता है। तो क्या लिखा जाता है भैया, उसको RHS आपका लिखा जाता है। ये जो RHS होता है कौन सा, ये वाला जो तीर का इस साइड वाला, ये आपका हो गया RHS, और यही आपका क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। जैसे हम लोग देख लिए जिंक और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को अगर हम लोग मिला दिए तो ये वाला आपका क्या बना, ये वाला जो आपका पूरा बना यह आपका हो गया अभिकारक रिएक्टेंट, जो कि आपका LHS होगा। लेफ्ट में है तो LHS, ये आपका क्या बन गया, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। ये आपका भैया मिलाने के बाद क्या आया है, बनते हैं, जो बनता है वह उत्पाद कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाता है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, ये आपका RHS हो गया। ये आपको सबसे पहले तो चेक कर लेना है, ठीक है। अब आइए तीसरा नंबर में तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है जो अभिकारक की दिशा दर्शाता है। भैया बहुत ही अच्छा तरीका से लिखा है, ये जो तीर का दिखाया गया है, तीर का सिरा किसके तरफ, उत्पाद की ओर होता है। कभी भी ऐसे लिखा हुआ है जी, ऐसे लिखा है, ये आपका अभिकारक की तरफ कभी तीर होता है, नहीं होता है भैया, ऐसा नहीं मारिएगा आप लोग, उस साइड होता है। किसके साइड होता है, तो भैया आपका जो बना है, जो हम लोग का ZnSO4 प्लस H2 जो गैस आया, ये जो आपका बना है वो क्या हो गया, तीर आपका देखिए इस साइड में नहीं है, आपका इस साइड में आपका तीर बन रहा है। तो वही चीज बोला गया है जो अभिकारक की दिशा को दर्शाता है, अभिकारक का दिशा को उस साइड दर्शाता है। उदाहरण जिंक जो है सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का बनाता है।
जिंक किसके साथ किया है, जिंक आपका किसके साथ किया है भैया, ध्यान दीजिए यहाँ पे आप लोग कि जिंक आपका किसके साथ किया है, जल्दी से ध्यान दीजिए आप लोग। तो जिंक आपका यहाँ पे किया है इसके साथ H2SO4 के साथ रिएक्ट किया है, मिलाया गया है, अभिकारक ही है आपका, ये दोनों अभिकारक है। तो आपका उत्पाद में क्या बन गया, जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस आपका बना है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए आपके सामने कुछ नियम है जिसको हम लोग क्या बैलेंस करना है, संतुलित करना है। उसको क्या करना है भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछला वाला तो हम लोग नियम कानून पर है, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि कैसे बैलेंस करना है, क्या चीज आपको देखना है। आपको दे देगा 4 ऑप्शन दे देगा, बताएगा इसमें से बताइए, जो चारों ऑप्शन आपको दे दिया है 1 2 3 4, ये चारों ऑप्शन आपको दे देगा और बोलेगा बताइए कि इसमें से भैया कौन सा बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड है आपको, आप चेक कीजिएगा, ये एग्जाम में आया है और आता है, लेवल आपका बढ़ चुका है, करना पड़ेगा। इसका कुछ नियम है और बहुत ही सिंपल नियम है, अभी बता देंगे, एक बाद से कोनो गोरा नहीं भूलिएगा। देखिए किसी रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए निम्नलिखित नियम होता है। क्या क्या नियम है, पहला नियम आपके सामने, पहला नियम क्या है, अभिकारक के परमाणुओं की संख्या उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के समान होना चाहिए। समझे पॉइंट, अभिकारक के एक एक पॉइंट को समझिए, अभिकारक के परमाणुओं की संख्या मतलब जो हम लोग का इस साइड वाला है अभिकारक है, रिएक्टेंट है, उसका परमाणुओं की संख्या उत्पाद के परमाणुओं के संख्या के, जो उत्पाद साइड वाला जो परमाणुओं की संख्या, जो प्रोडक्ट साइड वाला परमाणुओं की संख्या, दोनों को काउंट करना है और दोनों क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। दोनों आपका क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, द्रव्यमान के संरक्षण के नियम से दोनों आपका समान होना चाहिए। तो आप क्या बता सकते हैं कि सर ये वाला जो आप स्टेटमेंट दिए हैं, हम ये जो आपको 1 नंबर यहाँ पे दिखाए हैं, यहाँ आप ध्यान दीजिए, आप बताइए कि इसमें 1 नंबर जो हम आपको दिखाए हैं ये आपका क्या संतुलित है या आपका क्या बैलेंस्ड है या रासायनिक जो है संतुलित है क्या, आप जल्दी से चेक के बताइए। तो कहिएगा सर कैसे बताएंगे, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, ये जो आपके सामने जो है ये आपका जो रिएक्टेंट है अभिकारक है, इसका परमाणु का संख्या गिनिए एक एक का, और ये जो आपके सामने उत्पाद है इसका परमाणु का संख्या गिनिए दोनों का, और देखिए कि भैया यहाँ अगर आयरन 1 है तो यहाँ भी आयरन 1 रहना चाहिए, तब जाके इस संतुलित होगा। अगर 1 नहीं है तब तो भैया काम नहीं बनेगा, तब ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया इक्वेशन आपका यह नहीं है, अगर बैलेंस्ड नहीं है तो। और बैलेंस करना है एग्जाम में, यही आपको आता है कि अब 4 ऑप्शन आपको दे देगा, बोलेगा कि बताइए भैया इसमें से कौन सा बैलेंस्ड है, कौन सा संतुलित है। तो आपके सामने हम 2 ही को दे रहे हैं, आप दोनों में से जल्दी से बताइए कि आपका कौन सा बैलेंस्ड है। आप लोग बताइए, पहला वाला आप ऑप्शन ये ले लेते हैं, दूसरा वाला हम ऑप्शन नीचे वाला ले लेते हैं, और जल्दी से बताइए दोनों देखिए कि 1 नंबर और 2 नंबर में दोनों में से कौन सा बैलेंस्ड है, कौन सा संतुलित है। आप आंसर दीजिए और अभी आपका 1 मिनट में क्लियर कर देंगे, और आज के बाद से नहीं आपका थोड़ा सा भी गड़बड़ होगा। तो जल्दी बताइए, सबसे पहले देखिए आप लोग 1 नंबर और 2 नंबर में कौन सा संतुलित है, आप ही देख के बताइए। दोनों साइड का परमाणुओं की संख्या को गिनिए, दोनों साइड का गिनिए। अगर यहाँ आयरन 1 है तो इधर भी आयरन 1 रहना चाहिए, अगर यहाँ आयरन 3 है तो इधर भी 3 रहना चाहिए। भैया जो मेल खा गया वो आपका संतुलित है, वो आपका बैलेंस्ड है। अभी तक जल्दी से बताइए किसको समझ में आया, और आंसर का भी भरमार लग जाना चाहिए आंसर। बताइए भैया जल्दी से, जय हिंद सर, जय हिंद। बताइए आंसर दीजिए, 1 और 2 में से कौन सा संतुलित है। 1 2 का आंसर आया है, किसी किसी का गलत भी आ रहा है आंसर। चलिए देखिए, समझिए आप लोग, जिसको भी डाउट है आज के बाद से गलत नहीं होना चाहिए। इसमें देखिए अब बस आपको आयरन चूज करना है। यहाँ भैया कितना को आयरन है, अब देखिए, अब हम जैसे जैसे लिखते जा रहे हैं बस आपको वही ध्यान देना है। पहले इसको हम देखते हैं, देखिए 1 नंबर को, यहाँ आयरन कितना है, यहाँ आयरन आपका 1 है, यहाँ आयरन कितना है, आयरन भैया इनमें 3 है, Fe3 है, आयरन 3 है। तो ये तो अब तक यहीं से क्लियर हो गया कि भैया ये आपका संतुलित नहीं है। अब हम लोग जरा सा इसको चेक करते हैं, नीचे वाला को देखते हैं। देखिए 2 नंबर 2 नंबर एकदम लाइन, एक बिल्कुल सही है दीपक कुमार। अब आ जाइए, अब इसमें देखते हैं, यहाँ आयरन कितना है 3Fe, 3 आयरन है, और यहाँ पे आयरन कितना है, तो यहाँ पे भी आपका Fe3 है, तो यहाँ भी आपका 3 आयरन है। तो आयरन तक तो ठीक है, आगे भी मिलाना है, खाली आयरन को देख के छोड़ नहीं देना है, आगे भी हम लोग मिलाएंगे। अब देखते हैं हम लोग
कि देखिए जल्दी से, जो हाइड्रोजन आपके सामने है ये कितना है, 4 दूनी 8, तो हाइड्रोजन आपका कितना हो गया भैया, यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए कितना को हो गया, तो 8 को हो गया, हाइड्रोजन 8 है। अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ आपका हाइड्रोजन 8 है क्या, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोजन आपका 8 है क्या। तो चलिए देखते हैं भैया, यहाँ तो 4 गो हाइड्रोजन है, 4H2O, यहाँ भी आपका कहाँ हाइड्रोजन है आपका दिखाई दे रहा है, यहाँ तो आपका 4 दूनी 8, ये हाइड्रोजन 8 को है, ठीक है। और यहाँ हाइड्रोजन कितना को है भैया, तो यहाँ तो 4 गो है, यहाँ 4 गो है। इसको अगर बैलेंस करना हो अगर हमें, तो यहाँ क्या कर देंगे तो सही होगा। देखिए ई भी आपका असंतुलित है, देखिए हम इसको बैलेंस कर रहे हैं, यहाँ 4H2 अगर कर देते हैं 4H2, तब जाके आपका यहाँ भी हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन आपका कितना गो है, ऑक्सीजन आप देखिए मिलाइए, ये ऑक्सीजन के आगे 4 है, तो ऑक्सीजन आपका कितना है, तो 4 है, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना है, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 है, तो ये मतलब 4H2 करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग, नियम के अनुसार उपयुक्त समीकरण सही नहीं है, इसे इस प्रकार से लिखा जा सकता है। भैया देखिए ई तो आपका सही नहीं है, ई भी सही नहीं था, या तो टाइपिंग मिस्टेक होगा, यहाँ पे 4H2 लगा दीजिएगा, काम बन जाएगा। मतलब सबका आपको परमाणु का संख्या गिनना पड़ेगा, और इनने अगर देखिए सब कुछ इन की खाली आयरन मिला लिए, आयरन मिला लिया और मार दिए सही, नहीं वैसे नहीं, हाइड्रोजन को भी मिलाइए, हाइड्रोजन मिला लिए इधर भैया 8 गो है, उधर भी हाइड्रोजन मिला लिए 8 गो है, काम बन गया। उसके बाद क्या मिलाइए, ऑक्सीजन यहाँ कितना गो है, 4 गो है, फिर ऑक्सीजन वो मिलाना पड़ेगा आपको, इन्हें के खाली आयरन और हाइड्रोजन मिला लिए और काम बन गया। ऑक्सीजन मिलाइए, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 4 है, और यहाँ पे O4 है, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 है, तब जाके आपका क्या हो रहा है, पूरा आपका नीचे वाला जो है बैलेंस्ड है, संतुलित है। पहला तो आपका यही कारण है, पहला आपका, हाँ दोनों सही नहीं है, राहुल देवगढ़ दोनों सही नहीं है, यहाँ पे या तो मे बी टाइपिंग मिस्टेक होगा, यहाँ 4H2O लगेगा, ठीक है, आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, तब जाके आपका ये वाला बैलेंस है। आगे एक और नियम क्या है, ये तो आपका यहाँ तक तो क्लियर है। दूसरा नियम क्या है भैया, उसमें अवस्था उसमें रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, इंग्लिश वाले भी ध्यान दे दीजिएगा, यहाँ 4H2O कर लीजिएगा, इंग्लिश वाले भी यहाँ पे 4H2O कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपको क्या बतलाना है कि उसमें अवस्था लिखा हुआ रहना चाहिए। जैसे कि देखिए, अभिकारक और उत्पादों की भौतिक अवस्थाओं को इनमें रासायनिक सूत्र के साथ कोष्टक में दर्शाया जाना चाहिए। उपयुक्त समीकरण को नियम 2 से अनुसार इस प्रकार लिखा जा सकता है। जैसे कि देखिए भैया क्या है, देखिए जैसे हम, हाँ देखिए वो आपका टाइपिंग मिस्टेक था, वो आपका हम लोग जो दिखाए हैं वो टाइपिंग सेम चीज देखिए यहाँ पे सही लिखा हुआ है 4H2O। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यही हो गया भैया कि इसको आप लोग सब कोई करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे 4H2O होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक भैया कर दिए हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सेम चीज तो सही लिखा हुआ है, यहाँ 4H2O है, देख लीजिए। इसमें आपको अब क्या बतलाना है कि भैया हर एक का अवस्था, जो भी उत्पादों, अभिकारक का भी उत्पादों का भी, दोनों का भौतिक अवस्थाओं को, इनको हम लोग किस में रखेंगे, तो ब्रैकेट में रखते हैं, कोष्टक में हम लोग रखते हैं। इसमें रखते हैं, ये कोष्टक में आपका रखा जाता है, ध्यान दीजिए, ब्रैकेट में, ठीक है। जैसे कि देखिए आयरन हम लोग ले लिए, आयरन क्या है भैया, ये सॉलिड है, तो देखिए हम लोग ब्रैकेट में रखे हैं, सॉलिड हो गया। H2O क्या हो गया, देखिए भैया ये फेरो जो है ना, सब एने उन्ने कैले है, H2O पानी ना हो गया जी, तो पानी तो लिक्विड ना होगा, यहाँ L कर लीजिएगा, सब ही खेला एने उन्ने कैले है, ये आपका L होगा, देखिए ये आपका L होगा, पानी ये लिक्विड ना है तो L लगेगा। Fe3O4 इस सोलिड है आपका, सोलिड, और हाइड्रोजन गैस होता है तो स्मॉल g लगेगा। ये इसका मेन कहने का मतलब यही है कि अभिकारक और उत्पादकों की भौतिक अवस्था को इनको रासायनिक के साथ कोष्टक में, ये जो हम लोग दिखाए हैं, इसका भौतिक अवस्था सोलिड हो गया, लिक्विड हो गया आपका, फिर गैस हो गया, फिर सोलिड हो गया, इसको हम लोग ब्रैकेट में रख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें रखे हैं, ब्रैकेट में रखे हैं हम लोग, यही चीज बोला गया है, ठीक है। तो ये आपको दो चीज ध्यान देना है, एक तो संतुलित कर देना है, और दूसरा नंबर जो उसका अवस्था है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, हर एक का बगल में जो परमाणु का अवस्था है उसको भैया ब्रैकेट में रखना है। क्लियर, चलिए अभी जल्दी से आ जाए। ये देखिए ये एनसीईआरटी का पूरा काट लिए हैं, ये देखिए आपके सामने, और भी जरा सा हम लोग देखते हैं, ये एनसीईआरटी लिखा हुआ है, NCERT, तो एकदम एनसीईआरटी का ये वाला काट लिए, वहीं से सीधा आपको समझ में आ जाएगा। नहीं ठीक है, चलिए अब जरा सा हम लोग और संतुलित वाला कुछ देख लेते हैं,
तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे कि देखिए मिलाइए जरा सा, ये ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, बताइए आप ही लोग जल्दी से, ये दोनों में भैया। अच्छा एक और चीज बोला जाता है कि कभी कल देखिएगा ना, उस तीर पे अगर उष्मा दे रहे हैं, ये जो हम लोग देखिए ये जो तीर दिए हैं, तो यहीं पे तापमान ऊपर में लिखा जाता है, वही चीज लिखा गया है। कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थितियां जैसे कि ताप हो गया, दाब हो गया, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। तो कभी कभी तीर के ऊपर हो गया 340 एटमॉस्फेयर, कभी कभी देखिए क्लोरोफिल हम लोग दे रहे हैं तो तीर के नीचे हो गया। वही चीज जो है जनरली आप देखिएगा रासायनिक अभिक्रिया में लिखा रहता है, वही चीज आपको बतलाता है। जैसे देखिए पहला नंबर में हम लोग मिलाएंगे और दूसरा नंबर को भी मिलाएंगे, और जल्दी से बताइए पहला नंबर में आप देख के बताइए कि सब कुछ बैलेंस है क्या। देखिए ई कार्बन को हम लोग मिलाते हैं सबसे पहले, यहाँ एगो कार्बन है, यहाँ कितना गो कार्बन है, एगो है, ठीक है भैया, कार्बन एगो है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना गो है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे एगो है, ठीक है। इधर देखिए एगो है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, यहाँ भी आपका एगो है, तो ऑक्सीजन भी ठीक है। हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन दो दूनी की चार, हाइड्रोजन कितना है, चार गो है, और इसमें हाइड्रोजन भैया कितना गो है, तो देखा जाए तो यहाँ तो H3 हो गया, तीन गो हाइड्रोजन यहाँ है और एगो हाइड्रोजन यहाँ है, मतलब तीन एक चार, टोटल कितना, चार गो हाइड्रोजन भी आपका हो गया। तो आपका देख लीजिए यहाँ वाला जो रिएक्टेंट अभिकारक में जितना परमाणु की संख्या है, सबका आपका बराबर हो गया, सबका आपका। ये आप ऐसे नहीं सोचिएगा कि H3 है मतलब तीन गो है, एक वाउर एक बगल में H है, दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़िएगा तो चार गो हो गया ना, तो चार गो हाइड्रोजन यहाँ है और चार गो हाइड्रोजन यहाँ है, तो पहला वाला आपका संतुलित है, बैलेंस्ड है। क्लियर, चलिए अगला वाला आपको दिखाते हैं, दूसरा नंबर को देखिए जल्दी से। दूसरा नंबर में 6 गो कार्बन है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कार्बन 6 गो है, तो भैया कार्बन तो 6 गो है। आइए अब हम लोग इसको देखते हैं इधर में, यहाँ पे कितना गो कार्बन है, तो यहाँ भी देखिए C6 है, तो कार्बन आपका 6 गो यहाँ भी है। अब आइए हम लोग कार्बन के बाद ऑक्सीजन देखिए आप, ऑक्सीजन कितना गो है, तो सामने 6 है, 6 दूनी की 12, 12 गो यहाँ, और यहाँ ऑक्सीजन एक और है, देखिए यहाँ आपका ऑक्सीजन फिर से है भैया, यहाँ भी 12 गो है, तो 12 गो ऑक्सीजन यहाँ हो गया, 12 गो ऑक्सीजन यहाँ हो गया, टोटल हम लोग मिला दिए तो कितना गो ऑक्सीजन, 24 गो आपका ऑक्सीजन है, किसमें, अभिकारक के साइड में। ये चीज आपको मिलाना है, इसी टाइप को आपको आएगा। अब एन मिलाइए अब ऑक्सीजन जल्दी से। ऑक्सीजन भैया यहाँ पे हो गया आपका 6 गो ऑक्सीजन, यहाँ पे 6 गो। उसके बाद दूसरा नंबर में यहाँ पे भी एक और है, 6 दूनी की 12, यहाँ पे आपका 12 गो, ठीक है। तीसरा नंबर में ऑक्सीजन कितना है, इसका आगे है ऑक्सीजन 6, तो 6 गो, तीनों को जोड़ दीजिए, 12 6 18 6 24, देखिए यहाँ भी आपका 24 गो ऑक्सीजन हो गया, यहाँ भी आपका 24 गो ऑक्सीजन हो गया, तो दोनों साइड आपका बराबर हुआ। यही चीज वो आपको गिनना है वहां पे एक एक करके, खाली ऑक्सीजन तक नहीं छोड़ेंगे। अभी हम लोग फिर हम लोग हाइड्रोजन देखेंगे, अभी हम लोग फिर क्या देखेंगे, तो अभी अब हम लोग ऑक्सीजन देख लिए, कार्बन देख लिए, अब हम लोग हाइड्रोजन देखते हैं। हाइड्रोजन देखिए 12H2, मतलब कितना गो हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो 24 गो हाइड्रोजन, 24 गो हाइड्रोजन है, इनमें मिलाइए भैया। हाइड्रोजन यहाँ पे H12 है, मतलब 12 गो यहाँ से ले लिए, आगे और कहीं है, हाँ यहाँ है, यहाँ देखिए 6 दूनी की 12 6H2, 12 गो यहाँ ले लिए, दोनों हाइड्रोजन को मिला लिए, 12 12 24, तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन कितना है, 24 गो है अभिकारक में, और यहाँ पे आपका कितना गो है, 24 गो आपका है उत्पाद में, प्रोडक्ट में। तो ये चीज आपको मिलाना पड़ेगा, यह चीज तो मिलाना है, और आप आसानी से बता दीजिएगा कि कौन सा है। एग्जाम में अब क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जा रहा है, ठीक है। सेकंड भी सही है, बिल्कुल सही है, दोनों आपका सही है। तो इसी हिसाब से आपको बस मिलाना है। हम इतना समय इसमें इसलिए दिए हैं क्योंकि यहां से भी आपको एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और एक मार्क्स आप अपना बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए भैया आगे देखते हैं हम लोग। अब जरा सा हम लोग जल्दी से आ जाते हैं। अब आपका रिएक्शन कितना तरीका का होता है बहुत तरीका का भैया, 8-9 टाइप का हम लोग रिएक्शन देखेंगे, 10 टाइप का देख सकते हैं। पहला रिएक्शन पे आइए, एक एक रिएक्शन करके हम लोग देखते जाएंगे। पहला रिएक्शन पे आप जल्दी से आ जाइए, हम लोग एक एक रिएक्शन को देखते जाएंगे, ठीक है, एक एक रिएक्शन को देखते जाएंगे। तो एग्जाम्पल दे देगा आपको, एग्जाम्पल दे देगा, ठीक है, नेट आ गया शायद, देखिए आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा और आपको बतलाना रहेगा कि यह आपका संयोजन अभिक्रिया है या कौन सा अभिक्रिया है। सबसे पहले आइए संयोजन अभिक्रिया को हम लोग देखते हैं। संयोजन अभिक्रिया क्या है, तो भैया अगर आप
दो को मिला के एगो बना देते हैं तो भैया वो हो जाएगा संयोजन। नाम से ही क्लियर है, कॉम्बिनेशन। ये हमारे पास दूगो है, ये दोनों को भैया मिला के हम एगो बना दिए, या फिर आपके पास तीन गो है, तीन गो को मिला के आप एगो बना दीजिएगा, वह क्या हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन अभिक्रिया। बहुत ही सिंपल है। देखिए अगर हम लोग a प्लस बी को अगर मिला दें और आपका ए बी बन जाए, या कौन सा अभिक्रिया है? या आपका संयोजन अभिक्रिया है, कॉम्बिनेशन है। देखिए दो को मिला के एगो बना दिए। जैसे देखिए इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थों का संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। जो हम लोग इस साइड वाला क्या है? अभिकारक है। तो भैया यहाँ पे जो हम लोग पदार्थ जो लिए हैं, उत्पाद आपका एगो बनेगा। दो या दो से अधिक पदार्थों का संयोग करके ए बी सी ले लेंगे तो क्या बनेगा? ए बी सी बनेगा। मान लीजिए भैया हम इधर ए बी और सी ले लेते हैं, तो यहाँ ए बी सी बन गया आपका। तो क्या हो गया? यहाँ पे दो रहे या तीन रहे, दो या तीन रहे पदार्थों का संयोग करके एकल उत्पाद का, देखिए एक के गो नहीं है, ए बी सी मिला के एक हो गया, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। यह क्या कहलाता है? तो यह आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया तत्व या यौगिकों के बीच होता है। किसके किसके बीच? या तो तत्व या फिर यौगिक, एलिमेंट या फिर कंपाउंड के बीच होता है। उदाहरण के तौर पे बहुत ही अच्छा आपका उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। इस उदाहरण को देखिए, आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा। जैसे हम लोग क्विक लाइम ले लिए हैं, ये क्या हो गया? बिना बुझा हुआ चूना। क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम लोग पानी के साथ मिला दिए हैं तो क्या बन गया? बुझा हुआ चूना, CaOH2। देखिए भैया ई हो गया आपका ए मान लीजिए, और ई हो गया आपका बी, और ए और बी को अगर हम मिला दिए हैं तो क्या बन गया? ए और बी एक साथ नहीं बन गया? तो वही चीज है भैया, दोनों पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थों के संयोग कर देने से हम लोग का एक उत्पाद बनेगा। एक उत्पाद, देखिए CaO, क्विक लाइम को पानी के साथ मिला दिए हैं, दो को दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, तो आपका क्या बन गया? CaOH2 भुजा हुआ चूना बन गया, एक उत्पाद बन गया। दो से या तीन से एक उत्पाद बनेगा, वह भैया क्या होगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजी आपका। तो ये आपको एग्जांपल ध्यान देना है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजी आपका होगा। आइए जरा सा हम लोग कुछ एग्जांपल और भी देखते हैं। कहिएगा सर कैसे हो गया? कोयले का दहन, कोयले का दहन भी आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन को मिला दिए तो कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे हम लोग ए हो गया, ये ए और ए प्लस बी को अगर हम लोग मिला देंगे तो क्या बन गया? एक नहीं बन गया उत्पादक आपका, यहाँ पे देखिए ए बी हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। कार्बन और ऑक्सीजन को मिला तो ये आपका किसका है? संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। क्लियर? संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। दूसरा नंबर देखिए, अगर हम लोग हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को से जल का निर्माण होता है, किसका? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल का निर्माण होता है, वह किसका एग्जाम्पल है? तो वह आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन आपका है एग्जाम्पल संयोजन का। जैसे कि देखिए भैया ये हो गया ए प्लस, ये ऑक्सीजन को ले लिए बी, मतलब हाइड्रोजन ले लिए ए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दिए तो क्या बना हमारे पास? तो हमारे पास बन गया भैया ए और बी, उत्पाद बन के क्या? जल आ गया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएं तो हमारे पास जल बन गया। दूगो को मिला दिए, एगो हमारे पास बन गया। दूगो भैया मिला नहीं दिए, एगो गैस को मिलाएं हाइड्रोजन, और फिर से हम लोग ऑक्सीजन गैस को मिला दिए, दोनों को मिलाएं तो हमारा भी लिक्विड बन गया, उत्पाद आपका एक बन गया। क्लियर? एकदम सबको समझ में आ रहा होगा। ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का है। सर एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा? तो एग्जाम में आपको ध्यान रखना है, दूगो को मिला के एगो बना कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पूछ देगा, चार ऑप्शन दे दिया आपको, पूछ देगा बताइए इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका संयोजन अभिक्रिया है। पहला नंबर तो क्वेश्चन इस टाइप पे पूछ सकता है, या फिर भैया अभी तो और लेवल को बढ़ा दिया जा रहा है, ये दोनों एग्जांपल दे देगा, दोनों दे देगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ये दे देगा एक, ये दे देगा दो, तीसरा और चौथा ऑप्शन दे देगा। बताइए कि कौन सा भैया आपका संयोजन अभिक्रिया है। ऑप्शन फिर आपको अलग से देगा कि ए और बी दोनों है, कि केवल एक है, कि केवल बी है, कि कोई नहीं है। तो आप तो जानते हैं, आप तो पढ़ लिए हैं, तो भैया आप आसानी से आंसर बता दीजिएगा कि इसमें क्या है। ए और बी दोनों ना है कॉम्बिनेशन, ये आपका हो गया ए और ये हो गया आपका बी, दोनों दे दिया और दोनों संयोजीय है। उसके बाद क्वेश्चन में पूछ देगा कि बताइए कि संयोजन जो अभिक्रिया है, कॉम्बिनेशन जो रिएक्शन है वह कौन सा है। ए और बी दोनों है, कि भैया केवल ए वाला है, कि केवल बी वाला है, कि कोई नहीं है। तो आप तो पढ़ लिए हैं, अब आप जाइएगा मार दीजिएगा आंसर कि सर तो बताए थे कि दोनों होगा, ए और बी दोनों है आपका कॉम्बिनेशन। क्लियर? कोई यहां तक डाउट है? चलिए आगे बढ़े हम लोग। चलिए भैया नेक्स्ट देखिए,
आ जाइए, हम लोग पिछला वाला क्या देखे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम लोग क्या देखेंगे, वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, जिसको कहा जाता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या कहा जाता है, डीकम्पोजिशन। ठीक ओकरा उल्टा है, ई कॉम्बिनेशन रिएक्शन के ई उल्टा है। उसमें क्या था कि 2 गो या 3 गो को मिलाएंगे, मिला देते हैं तो एगो उत्पाद बनता है। यहाँ भैया ठीक ओकरा उल्टा है। वहां भैया उसमें अभिकारक जो रहता है एक रहता है, अभिकारक आपका एक रहता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका क्या रहता है डीकम्पोजिशन वाले रिएक्शन में, कि यहाँ आपका अभिकारक एक रहेगा, ए बी सी रहेगा, और यहाँ आपका जो उत्पाद बनेगा ना, यह आपका अलग अलग हो जाएगा, ए बी और सी, इस टाइप का आपका हो जाएगा। यहाँ आपका अभिकारक एक ही रहेगा, लेकिन उत्पाद आपका ए बी सी 3 गो बन जाएगा। जैसे कि देखिए आपके सामने है एग्जाम्पल, तो आपके सामने है, देखिए यहाँ पे आपका क्या दिया है, FeSO4। देखिए यहाँ पे आपका एक है, ये आपका केवल हो गया भैया ABC, ठीक है। और इसको देखिए, ये आपका अभिकारक के तौर पे है, और यहाँ पे जो उत्पाद बना है FeO3 आपका पहला बना है, ये आपका A बना है। फिर आपका क्या SO4 सल्फर डाइऑक्साइड, ये आपका दूसरा बना है। फिर आपका क्या है SO3 आपका तीसरा बना है। मतलब उसका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा विपरीत आपका होता है। जरा सा डिफिनेशन पे अब हम लोग चलते हैं और डिफिनेशन को देखते हैं कि डिफिनेशन आपका इसमें क्या बोल रहा है। इस अभिक्रिया में एकल अभिकारकों को, देख लीजिए भैया, अभिकारकों, ये जो अभिकारक है यह आपका एकल है, एकल अभिकारकों को टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद प्रदान करता है। देखिए भैया, ये आपका एक ही गो है, जो ये अभिकारक है, अभिकारक एक गो है, उसको टूट कर 2 या 3 प्रदान करता है। मतलब एगो ए प्रदान कर दिया, बी प्रदान कर दिया, सी प्रदान कर दिया, और ये भैया आपका सब तो ए बी सी एक ही है, प्रदान करता है। वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होता है। देखिए जो चीज हम लोग लाइन अभी आपको जो समझाएं, संयोजन अभिक्रिया का ठीक उल्टा होता है। जो अभी हम लोग वियोजन डिकम्पोजिशन रिएक्शन को देख रहे हैं, अभिक्रिया किसका उल्टा होता है, तो संयोजन अभिक्रिया का ठीक विपरीत आपका होता है, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा को प्रकाश या विद्युत ऊर्जा का आवश्यकता होती है। अतः यह 3 प्रकार की होती है। अगर अभिकारक को तोड़ना है तो क्या क्या चीज का जरूरत पड़ता है, हम लोग देखते नहीं है कि हम लोग भैया क्या किए, फेरस सल्फेट में हम लोग भैया उष्मा दिए हैं, तापमान दिए हैं, तब भी क्या हुआ, उत्पादन आपका 3 भाग में आ गया। हम लोग या तो उष्मा से तोड़ते हैं, या फिर प्रकाश की लाइटवा दे देते हैं, या फिर विद्युत ऊर्जा के द्वारा देते हैं, तब जाके भैया आपका टूटता है, तब जाके आपका क्या होता है, टूट के 3 आपका आ जाएगा। क्या आ जाएगा, उत्पाद आपका 3 आ जाएगा। देखिए 3 गो आ गया या फिर 2 गो आ जाएगा, मतलब यहाँ बस एक ही रहेगा और आपका अभिकारक एक के गो रहेगा। उसको हम लोग तोड़ते हैं, उष्मा दे देते हैं, प्रकाश दे देते हैं, विद्युत ऊर्जा दे देते हैं, वो टूट के 3 भाग में उत्पाद आपका हो जाता है। क्लियर। चलिए अगला, अब हम लोग ये क्या कहलाता है, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा होता है। आगे देखा जाए तो उष्मीय वियोजन, ये क्या है, बहुत ही सिंपल है। अभी हम लोग जो किए हैं ये सब जो है हम लोग डीकम्पोजिशन का ही देख रहे हैं, वियोजन का ही हम लोग देख रहे हैं भैया, वियोजन का। अब ये क्या हो गया, है योजन है, जो आपका डीकम्पोजिशन है का आपका एग्जाम्पल है उसी के अंतर्गत। लेकिन उष्मा के कारण अगर तोड़ेंगे ना हम लोग, मतलब भैया क्या है कि अभिकारक में अगर उष्मा देके अगर तोड़ते हैं हम लोग, और उत्पाद फिर आपका टूट जाता है, 2 या 3 भाग में हो जाता है, तो आपका क्या हो जाता है, उष्मीय वियोजन हो जाता है। समझ में आ गया होगा आपको। अभिकारक में अगर हम लोग उष्मा दे देते हैं और उसको भैया एक से तूर के 2 या 3 भाग में उत्पाद कर देते हैं, वह क्या आ जाता है, उष्मीय योजन हो जाता है, या आपका थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाता है। सेंटेंस को पढ़िए, डेफिनेशन को देखिए भैया, वही चीज आपका बस लिखा गया है। उष्मा के द्वारा, देखिए उष्मा के द्वारा किया जाता है, उष्मा के द्वारा किया जाता है, या उष्मीय योजन कहलाता है। उष्मा देते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए उष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कैल्शियम डाइऑक्साइड में योजन हो जाता है। देखिए कैल्शियम आपका क्या दिया है, लाइम स्टोन है आपका, ये लाइम स्टोन है, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसमें हम लोग भैया उष्मा दिए हैं। ध्यान दीजिए, ये हम लोग उष्मा दिए हैं। उष्मा अगर देंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड में टूटेगा और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा। मतलब उष्मा के कारण टूट रहा है, इसलिए उष्मा वियोजन कहलाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर हम लोग देखते हैं, क्या हो गया भैया आपके सामने दूसरा नंबर। जरा सा और कुछ भी उष्मीय वियोजन का दूसरा उदाहरण को देख लिया जाए तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है,
उसमें वियोजन का आपका दूसरा एग्जाम्पल है थर्मल डिकम्पोजिशन का, सेम उसी का दूसरा एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। गर्म करने पर लीड नाइट्रेट का लेड ऑक्साइड तथा ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में वियोजन हो जाता है। लेड नाइट्रेट, भैया देखिए यहां ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पे आपको ध्यान देने वाला बात है, इस चीज को हम लोग जरा सा ध्यान देंगे। ये भूरा रंग कौन सा होता है? ये भूरा रंग होता है आपका ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रंग भूरा होता है। अब आइए जरा सा जो बोला गया है उसको देखते हैं। ये आपका किसका एग्जाम्पल है? तो उस्मिया का है, आपका उस्मिया वियोजन का। देखिए लीड नाइट्रेट को अगर हम लोग गर्म कर, ये जो तीर दिखाई दे रहा है ना, अगर आपको ऐसे दिखाई देगा ना कभी भी, तो ये समझिएगा उष्मा का पहचान है। या तो उष्मा लिखा रहेगा या फिर उष्मा के लिए छोटा डेल्टा टाइप का रहता है। उष्मा इस टाइप का आपका ट्रायंगल बना रहेगा तिरवा पे। तो आपको हम लोग क्या दिखाई दिए हैं कि अगर हम लोग लीड नाइट्रेट में उष्मा दिए हैं, उष्मा दिए हैं, तो आपका किस में बदल गया? लीड ऑक्साइड में टूट जाता है, फिर आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, फिर आपका ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो यह किसके कारण टूट रहा है? उष्मा के देने के कारण टूट रहा है, इसीलिए उष्मा वियोजन का उदाहरण है। उष्मा हम लोग अभिकारक में अगर उष्मा दिए तो भैया यह टूटकर आपका तीन भाग में, टूटने के बाद तीन भाग में उत्पाद बन गया, यह आपका उष्मीय वियोजन का उदाहरण है। अगला देखिए हम लोग, अगला आइए जल्दी से, अगला कौन सा है? तो प्रकाश अपघटन। प्रकाश अपघटन, पिछला वाला क्या था? उष्मा था भैया, पिछला वाला उष्मा के कारण टूट रहा था, तो भैया वो क्या? उष्मा था। इस बार क्या होगा? तो प्रकाश के कारण होगा। सूर्य के प्रकाश अगर अभिकारक में हम लोग दे देते हैं भैया, तो टूट के आपका दो तीन भाग में बट जाता है, उत्पाद बन जाता है, वह क्या होता है? प्रकाश अपघटन या फिर फोटोलाइसिस। प्रकाश के, सूर्य के प्रकाश के कारण टूटकर उत्पाद में बनता है। देखिए जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश के द्वारा होता है, सूर्य के प्रकाश के द्वारा होता है भैया वियोजन अभिक्रिया, तो यह प्रकाश क्या? अपघटन कहलाता है, प्रकाश अपघटन कहलाता है। सूर्य के प्रकाश के द्वारा होगा तो प्रकाश अपघटन। जैसे कि देखिए आपके सामने 2AgCl, 2AgCl है, इसमें भैया हम लोग क्या किए हैं? सूर्य का प्रकाश दिए हैं। देखिए आपका अभिकारक है 2AgCl, इसमें सूर्य का प्रकाश हम लोग दे दिए। जैसे सूर्य का प्रकाश दिए तो आपका देखिए दो भाग में टूट गया, सिल्वर आपका 2Ag और आपका Cl2 क्लोरीन दो भाग में टूट गया आपका। तो वह किसके कारण हो गया? प्रकाश अपघटन। सूर्य के प्रकाश के कारण विभाजन होता है, टूटता है, तो वह क्या कहलाता है? प्रकाश अपघटन कहलाता है। नीचे में आपका नॉर्मल चीज थोड़ा सा आपका दिया है इसके बारे में, वो आपका कंसेप्ट आप लोग देख लीजिए क्या है। उपयुक्त अभिक्रिया उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। फोटोग्राफी में किया जाता है भैया क्योंकि सिल्वर क्लोराइड या ब्रोमाइड सूर्य के प्रकाश में ग्रे रंग में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? तो आपका ग्रे कलर में हो जाता है। दूसरा नंबर पॉइंट क्या है? जब धातु लवणों को गर्म किया जाता है तो उनके आयन प्रकाश के विभिन्न रंगों को उत्सर्जित करता है। ठीक है, जो भी धातु लवण है उसको गर्म करते हैं तो क्या करता है? आयन प्रकाश के विभिन्न रंगों को उत्सर्जित करता है। तीसरा नंबर देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट की वियोजन अभिक्रिया का प्रयोग विभिन्न इंडस्ट्रीज में किया जाता है। उदाहरण के तौर पे सीमेंट के निर्माण में जो वियोजन, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का है, वह उसका कहाँ पे उपयोग किया जाता है ज्यादातर? तो सीमेंट जब बनता है ना, तो वहां पे क्या किया जाता है? ये एक अभिकारक होता है, उसको तोड़ के आपका बहुत सारा उत्पाद में, मतलब वियोजन अभिक्रिया का इंडस्ट्रीज में आपका किया जाता है, सीमेंट का निर्माण में किया जाता है। क्लियर? चलिए अब क्या हो गया भैया? तो अब हो गया आपका फोटोलाइसिस। क्या होता है फोटोलाइसिस? फोटोलाइसिस आपका ये तो हम लोग देख लिए ना। तीसरा नंबर हम लोग क्या देखेंगे? विद्युत फोटोलाइसिस, उसी का अंग्रेजी था भैया, सूर्य के प्रकाश के द्वारा। अब हम लोग क्या देखेंगे? विद्युत अपघटन। अब क्या देखते हैं? विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस। बहुत ही अच्छा इसमें आपका दिया है, विद्युत की ऊर्जा के सहायता से, विद्युत की ऊर्जा के सहायता से भैया अगर टूटकर उत्पाद बनेगा तो भैया वो क्या हो जाएगा? विद्युत अपघटन हो जाएगा। जब वियोजन अभिक्रिया, जो आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है, किसकी सहायता से? तो विद्युत ऊर्जा की सहायता से कराई जाती है। जो कराया जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन विद्युत ऊर्जा की सहायता से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के द्वारा कराया जाता है, तो यह विद्युत अपघटन कहलाती है।
विद्युत ऊर्जा का अब करेंगे हम लोग, वैसे ही सेम आपका सामने है भैया, देख लीजिए जो हम लोग वियोजन कर रहे हैं, यहाँ 2H2O जल लिए हैं और हम लोग इसमें विद्युत ऊर्जा, विद्युत धारा दे दिए भैया, इसमें हम लोग देखिए विद्युत धारा दे दिए, तो एगो आपका किसमें आ गया, ये आपका कैथोड में बन जाएगा, ये आपका एनोड में आपका बन जाएगा भैया। इसी हिसाब से आपके सामने क्या है, यह आपका विद्युत अपघटन का एग्जाम्पल है और यही आपका वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया यहाँ पे हम लोग किसका दिए हैं, तो विद्युत ऊर्जा का, विद्युत धारा हम लोग दिए हैं, इसलिए आपका विद्युत अपघटन का ये एग्जाम्पल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो भैया, यहां तक तो सबको समझ में आ गया, यही आपका इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। यहां तक हम लोग दूसरा 2 को देख लिए, हम लोग दूसरा तक देख लिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन, उसके बाद दूसरा क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन देख लिए। यहां तक कोई किसी को डाउट है तो बताइए। तीसरा नंबर क्या है, तो विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन, जल्दी से बताइए। पिछला तक क्लियर है, ये तीसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है भैया। यहां तक किसी को कोनो डाउट नहीं ना है, बताइए जल्दी से। हम लोग यहां तक दूसरा तक कर चुके हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए देखिए, हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन तक कर चुके हैं, यहां तक तो कोई कोनो को डाउट नहीं है, बताइए जल्दी से। 2 तक कर चुके, देखिए दूसरा नंबर, ये आपका दूसरा नंबर है, वियोजन अपघटन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन। अभी लगभग आपका 10 के करीब में अभिक्रिया है और आपको पहचानने के लिए आता है कि कौन सा अभिक्रिया। ठीक है, तो कोई बताइए, यहां तक वियोजन अभिक्रिया जितना भी इलेक्ट्रोलाइसिस उष्मीय वाला कर लिए, विद्युत ऊर्जा के द्वारा जो आपका वियोजन अभिक्रिया हो रहा है वहां तक कर लिए, कोई दिक्कत है तो बताइए भैया, कोई भी दिक्कत है तो बताइए जल्दी से, कुछ भी डाउट है तो बताइए भैया एक बार में, क्योंकि ज्यादा लोड नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग 2 तक कर लिए हैं, देख लीजिए 2 तक का हम लोग यहाँ तक कर लिए हैं। तीसरा नंबर हम लोग चलेंगे आपके सामने किसमें, तो तीसरा नंबर हम लोग चलेंगे कहाँ पे, तो भैया विस्थापन। चलिए रुक जाइएगा, अभी क्लास खत्म हुआ नहीं है, अभी आपका लगातार जो है क्लास चलेगा। बस एक जानकारी आपको देना था, ले लीजिए। आपको पता है सामने में आपका ग्रुप डी का एग्जाम है और ग्रुप डी का एग्जाम के लिए बहुत ही कम समय बचा है और साइंस एनसीईआरटी का ये आपका बुक है और यहीं से जो है आपका ग्रुप डी का एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। एक बस आपको जानकारी दे दे, इसको जरा सा आप लोग देख लीजिएगा, बहुत परेशान रहते हैं तो आपके सामने कम समय है और इसको देखिए। जिन भी बच्चों को ये 2500 साइंस एनसीईआरटी वाला जो पीडीएफ बुक और टेस्ट सीरीज है, इसको हम आशा करते हैं कि ले लिए होंगे आप लोग, और जो नहीं लिए होंगे ले लीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी का इसमें क्या है ना, सामान्य विज्ञान का 2500 के करीब में, साइंस एनसीईआरटी का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का ओरिजिनल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ओरिजिनल क्वेश्चन है, लाइन बाय लाइन करके आपका 2500 साइंस एनसीईआरटी तैयार किया गया है। हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल में है, पीडीएफ है और टेस्ट सीरीज है, तो एकरा आप जरूर ले लीजिएगा और बहुत ही कम में आपको मिल जाएगा। ये आपको मिलेगा कितना में, तो आप लोग जानते हैं, केवल आपको मिलेगा 49 में, केवल आपको 49 में मिलेगा। बस आपको कोड यूज करना है MG49, इस कोड को आप जरूर करिएगा यूज, MG49, इस कोड को आप जरूर कीजिएगा और ये सबके पास रहना चाहिए, ताकि एग्जाम के समय जाइएगा ना तो बहुत सारा क्वेश्चन आपको ग्रुप डी में सीधा कॉमन देखने को मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, तो ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, हमारे MG क्लासेस ऐप पे आपको जो है मिल जाएगा, MG क्लासेस ऐप पे आपको मिल जाएगा। चलिए ठीक है, पढ़ाई का मजा लीजिए और आपके सामने अब अगला जो है आपका टॉपिक स्टार्ट होता है। विस्थापन अभिक्रिया क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बहुत ही अच्छा है। एक होता है आपके पास एकल विस्थापन, तो ये हम लोग जो करने वाले हैं ये आपका एकल विस्थापन के अंतर्गत में है, ठीक है। और इसका बाद ये कौन सा है, तो तीसरा नंबर है, ध्यान दीजिए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चौथा नंबर पे आएंगे, वह होगा द्वि विस्थापन। सर दोनों क्या अलग अलग है, आपके मन में आएगा क्वेश्चन, बिल्कुल अलग अलग है। एकल विस्थापन नाम से ही क्लियर है कि एक का बस विस्थापन होगा। क्या कैसे होगा, देखिए मान लीजिए भैया, अगर हमारे पास है A प्लस, ध्यान दीजिए भैया, A प्लस BC, अगर हम लोग A और BC को मिला देते हैं तो आपके सामने क्या बचेगा, क्या बचेगा, तो भैया मिलाइए जल्दी से। अगर हम लोग इसको मिलाते हैं तो देखिए क्या बचेगा, तो हमारे पास आ गया, हमारे पास क्या आया, AB प्लस C। यहाँ पे सर ये क्या हो रहा है, केवल एक विस्थापन, एकल विस्थापन हो रहा है, समझिए। ये जो आपका A है ना, यह आपका केवल B के साथ मिल रहा है और C जस का तस आपका रह जा रहा है। मतलब क्या, केवल एक विस्थापन हो रहा है। पिछला वाला क्या था आपका
इसका आगे द्विविस्थापन में क्या होता है, वहां द्विविस्थापन होता है, दोनों आपका अदला बदली होता है, वो आगे समझा देंगे। बस आप इतना समझिए कि ए वाला केवल बी के साथ मिला तो ए बी बन गया और सी आपका अकेला बच गया, केवल एक ही विस्थापन हो रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग जरा सा समझते हैं, आपका डाउट खत्म हो जाएगा। इसको देखिए, आपके पास क्या दिया हुआ है, तो आपके पास है Fe, आयरन है आपके पास। आयरन को हम लोग कॉपर सल्फेट के साथ भैया मिला दिए हैं। आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ अगर आप मिलाते हैं तो आपको क्या बन गया, आयरन सल्फेट और Cu। सर ये कैसे हो गया, इसको समझाइए। इसको देखिए, आपके पास आयरन है, एकल विस्थापन हो रहा है, एगो बस। ये आयरन किसके साथ मिल गया, ये Fe मिल गया आपके SO4 के साथ, इसके साथ मिल गया भैया, और क्या बन गया, FeSO4। केवल एक विस्थापन हुआ, लेकिन ये कॉपर किसी के साथ नहीं मिला, कॉपर जस के तस आपका जो है यहाँ पे लिखा गया है। तो बस एक विस्थापन, एकल विस्थापन हो रहा है। अगर आप देखिए लीजिएगा, आप सीधा देख लीजिएगा कि अच्छा एगो जस का तस बच गया, ठीक है भैया, दूसरा का क्या है, आयरन आपका SO4 के साथ मिल गया और FeSO4 बन गया। बस एक गो विस्थापन है, एगो तो जस का तस। आपका दिमाग में एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भैया FeSO4 जो है आपके सामने इस टाइप से देख लेते हैं, FeSO4 और कॉपर बना, बस एगो विस्थापन ई हो गया क्या, तो ये हो गया आपका विस्थापन अभिक्रिया या फिर एकल विस्थापन आपका हो गया। क्लियर। चलिए अब अगर हम लोग बस कहानी को देख लेते हैं, आपके सामने क्या लिखा हुआ है बस, और आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद द्विविस्थापन में चलेंगे। वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे कम क्रियाशील तत्व के साथ, जो अधिक क्रियाशील तत्व है वह किसके साथ करेगा, वह दूसरे कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक के जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है, विस्थापना अभिक्रिया कहलाता है। कौन सा, जो अधिक क्रियाशील जो तत्व है वह दूसरे कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक के जलीय के साथ क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। इसे Fe किसके साथ भैया, SO4 के, इसको हटा के Cu को हटा दिया और भैया SO4 के साथ मिलके FeSO4 बन गया, और इसको भैया अलग हटा दिया, इसको कॉपर के साथ अलग हटा दिया। ठीक है, जैसे देखिए उदाहरण के तौर पे, उदाहरण क्या दिया गया है, उदाहरण जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में 20 मिनट के लिए डालते हैं। ये आपका एकदम एनसीईआरटी का जो प्रैक्टिकल जो देता है ना, उस सेम लाइनवा वहीं पे आपका लिखा हुआ है। जो एनसीईआरटी का किताब लीजिएगा तो वहां पे, यहाँ पे क्या किया गया है, तो एगो लोहा का कील को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में 20 मिनट तक उसको भैया उसके अंदर डाल के रखता है। यह भूरे रंग का हो जाता है और विलयन का नीला रंग मलिन पड़ जाता है। ये भैया क्या हो जाता है, लाल भूरा आपका हो जाता है। देखिए जो कॉपर बचा ना, उसको जब मिला दीजिएगा आयरन को CuSO4 के साथ, तो यह आपका क्या हो जाता है, जो कॉपर बचता है वो आपका लाल भूरा रंग का हो जाता है। वही चीज आपका इससे ज्ञात होता है कि आयरन कॉपर सल्फेट विलयन में से कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। देखिए कॉपरवा को जो है केवल इसको अकेला उन्हें ठेल दिया। क्लियर, बस एक का विस्थापन हुआ। अब आइए जरा सा हम लोग इंग्लिश वाले परेशान ना हो जरा सा भी, ये अंग्रेजी में सर क्या है, तो हर कुछ आपके पास अंग्रेजी में है। आप लोग इतना तो है, आराम से नोट्स आपको दे रहे हैं, हर चीज आपको इंग्लिश में भी हम लोग अवेलेबल करवा रहे हैं। ठीक है, अब आइए जरा सा, जिंक और लीड क्या है, तो जिंक और लीड कॉपर की अपेक्षा क्रियाशील होती है। कौन कौन, तो एगो आपका जिंक Zn और Pb होता है लीड। लीड क्या होता है, कॉपर की अपेक्षा क्रियाशील होती है, ये कॉपर को इसके यौगिक के जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है। ठीक है, तो बस एक कंसेप्ट था। अब आइए चौथा नंबर में क्या हो गया, चौथा नंबर में द्विविस्थापन अभिक्रिया। आप लोग को एग्जाम में क्या आएगा ना, 4 गो ऑप्शन दे देगा एग्जाम में, आपका क्या आएगा, 4 ऑप्शन दे देगा भैया एग्जाम में आपका, और कहा जाएगा कि बताइए ये कौन सा अभिक्रिया है। बहुत ज्यादा आया था, जो ग्रुप डी वाला एग्जाम चला था, आप देखे भी होंगे, क्लास भी लिए थे पूरा यूट्यूब पे, बहुत ज्यादा आपका वहां से क्वेश्चन आ रहा था हर एक शिफ्ट में। और जो पहले में आपको बता दिए थे कि बैलेंस कैसे करना है, तो इस चैप्टर से बैलेंस भी आता है। क्या बताए, चौथा नंबर में हम लोग देखते हैं, इसका पिछला वाला क्या था, वो एकल विस्थापन था, बस एक गो विस्थापन कर रहा था। एक बार और हम आपको दिखा देते हैं, एकल विस्थापन में क्या था, A + BC, एकल में आपका क्या था भैया, तो एकल में था A हो गया प्लस BC हो गया, मिल के क्या बना, तो AB बन गया, और प्लस C को भैया होने में ढकेल दिया। मतलब आपका क्या, ये जो A है, A मिल गया B के साथ, और C को भैया होने में अकेला छोड़ दिया। देखिए AB बन गया, तो बस क्या एक ही विस्थापन हुआ, एकल विस्थापन। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, द्विविस्थापन देखने वाले। यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे आपके पास है, अगर इस टाइप से है, देखिए AB + CD आपका मिल के क्या बन जाएगा, तो भैया बन जाएगा AC + BD। देखिए समझ में आया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको समझिए।
ये ए है, ये किसके साथ मिला? तो भैया मिल गया सी के साथ, क्या बन गया? ए सी बन गया। क्लियर? और ये आपका जो अब जो बी है, बी किसके साथ मिल गया? तो डी के साथ, क्या बन गया? बी डी मिल गया। देखिए दोनों विस्थापन कर रहा है, ये ओकरा साथ सट गया तो ये भैया बी वाला डी के साथ सट गया, तो ए सी भी बना लिया और बी डी भी बना लिया। तो ये क्या, दोनों विस्थापन हो रहा है। पिछला वाला में एगो को अकेले, सी को अकेले छोड़ दिया था, इसमें आपका क्या है? द्विविस्थापन हो रहा है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? मान लीजिए आपको यही वाला दे देता है, Na2 सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ मिला देते हैं, तो बनाइए भैया बेरियम सल्फेट आता है और सोडियम क्लोराइड आता है। तो आपको इक्वेशन को देखिए, आपको बताना पड़ेगा यह कौन सा अभिक्रिया है, कौन सा अभिक्रिया है। जैसे आप समझिए, यहाँ पे आप लोग एक के बारे में आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? तो हमारे पास NaSO4 सोडियम सल्फेट को अगर हम लोग BaCl2 बेरियम क्लोराइड के साथ मिला देते हैं तो BaSO4 बेरियम सल्फेट बन जाता है भैया, और आपका 2NaCl हो जाता है। सर ये समझ में नहीं आया, अभी आपको समझ में आ जाएगा ये क्या है, कैसे आपका द्विविस्थापन हो रहा है। देखिए भैया आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है कि जो Na2 है, ये Na2 किसके साथ बन रहा है भैया? तो ये Na2 देखिए इस Cl के साथ, किसके साथ? तो Cl के साथ, और Na2Cl2 मिलके क्या बनाता है? तो आपका 2NaCl बनाता है। तो पहला तो क्लियर। दूसरा को देखते हैं हम लोग, दूसरा को देखते हैं। दूसरा क्या है आपके पास? SO4, ये SO4 किसके साथ मिल गया? तो Ba के साथ मिल गया, और क्या बना दिया? तो BaSO4। देखिए हाई वाला Na2 सट गया Cl2 के साथ, तो भैया 2NaCl बना दिया, और फिर क्या किया? SO4 और Ba अब अकेला बचा है, तो ये बोलेगा दोनों हम सट जाते हैं, BaSO4। देखिए BaSO4 बना दिया, तो एक को खाली बचा, एक भी खाली बचा नहीं बचा, तो यहाँ पे दोनों विस्थापन हो रहा है, इसीलिए आपका है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसी को कहा जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया। क्या कहा जाता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भैया, इसी को कहा जाता है। क्लियर? चलिए, और ये जो आपका रिएक्शन आया है ना, इसी को क्या कहा जाता है? प्रेसिपिटेट रिएक्शन या फिर अवक्षेपण अभिक्रिया। ये जो हम लोग के सामने आया रिएक्शन बन के, इसी को कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? अवक्षेप का निर्माण होता है, प्रेसिपिटेट का आपका इसके अंदर निर्माण होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है अवक्षेपण अभिक्रिया या फिर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो है, इसको कहा जाता है अवक्षेप का, प्रेसिपिटेट का आपका निर्माण होता है। अब आपको जरा सा, अब हम लोग डिफिनेशन पे देखें, डिफिनेशन पे अब हम लोग देखते हैं, तो जरा सा बस डिफिनेशन को समझ लीजिए। ये थ्योरी है भैया, तो हर जगह तो थ्योरी रहेगा, कंसेप्ट को खाली डेवलप कर लीजिए और उसके बाद काम तमाम। और यह इतने तक हार नहीं मानना है, जितना समझ में आ रहा है दिमाग में चपका लीजिए, क्योंकि आपको हम बता दें कि अभी से आपको हमारे साथ जुड़े रहना एग्जाम तक। बहुत कोई पूछता है कि सर कि क्या रहेगा सर आगे, कब तक चलेगा? भैया जब तक चलेगा तब तक आपका एग्जाम है, तब तक आपको रहना है। तपस्या तो करना पड़ेगा, हमारे साथ जुड़ के रहना पड़ेगा आपको। और ये बता दें, हम लोग करीब करीब 2000 से कम थ्योरी करवाने के बाद अप्रोक्स 2500 के करीब में आपका क्वेश्चन करवाएंगे, 2500 का करीब में, और पूरा एनसीईआरटी पे रहेगा भैया। ये केवल हम ये भी बता दें आपको, केवल इस ही बैच में करा रहे हैं। ये जो आपको जो दिए हैं 2500 के करीब में, कोई भी आपको कहीं पे थ्योरी के साथ कोई क्वेश्चन करवा दे तो बोलिए, उसका अलग से चार्ज होता है। लेकिन जो भी बच्चा ये वाला जो बैच लिया है हम लोग का, ये वाला बैच कहने का मतलब, क्योंकि जो अभी हम लोग चला रहे हैं, ये अभी आपका जो सेशन चल रहा है, बाद में जो भी इस बैच को लेगा उसको नहीं मिलेगा। क्लियर बता रहे हैं, वहां क्वेश्चन नहीं रहेगा, केवल थ्योरी रहेगा, क्वेश्चन नहीं रहेगा, केवल थ्योरी रहेगा आपका। ठीक है, तो चलिए भैया इसको अब हम लोग बस कहानी को देखते हैं। कहानी क्या है आपका? तो कहानी ये है, यहाँ पे इसको देखिए। वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होने से नए पदार्थ बनते हैं, द्विविस्थापन होते हैं। डबल आपका जो है डिफिनेशन में बस लिखा गया है, इंग्लिश में आपका देख सकते हैं, अंग्रेजी वाले यहाँ पे नाराज नहीं होना है। अब आपके पास आता है 5वां नंबर, जो कि उदासीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? क्लास का टाइम आ जाएगा शालिंदर, आप यही पकड़ लीजिए ना 11:30 बजे तक। अरे भैया थोड़ा मोड़ा 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो तो होगा, सब चीज मैनेज करना पड़ता है, इसी के चलते व्यस्त रहते हैं। 11:30 बजे तक आपका क्लास होगा। जो लोग आईटीआई के लिए परेशान है कि आईटीआई का क्लास के लिए, तो भैया नोटिफिकेशन आने दीजिए, आईटीआई का क्लास हम लोग भी वो भी लगवा देंगे। और एक का किसी का कुछ भी डाउट था क्या? हाँ 30 सेट वाला, जो 39 सेट वाला, जो 30 सेट वाला है देख लीजिए, क्योंकि इस बैच में हम लोग 30 सेट दिए हैं। तो इसका आपको बता दें, आप लोगों को अपडेट कर देंगे बाद में, वो आपका 39 सेट हो चुका है। एएलपी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसका भी सॉल्यूशन करवा देंगे, धीरे धीरे बर्दाश्त करके रहिए आप लोग, सब कुछ करवाएंगे उसका भी।
इसको देखिए, उदासीन अभिक्रिया क्या है? उदासीन मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कुछ नहीं है। एसिड और बेस को अगर हम लोग मिलाते हैं और आपके सामने सॉल्ट और वाटर बन के आ जाए, इससे बढ़िया क्या चाहिए? वही आपका भैया उदासीन अभिक्रिया है। अगर हम लोग अम्ल को, एसिड को और हम लोग क्षार को, बेस को मिला देंगे और आपके पास लवण, सॉल्ट आ जाए और आपके पास पानी आ जाए, तो भैया क्या है? यही आपका उदासीन है। सॉल्ट आ ही गया भैया और पानी आ गया तो आपके सामने नॉर्मल है, उदासीन है। अब आपको देखना पड़ेगा कि एसिड, क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कैसे आएगा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बताइए कौन सा है, तो भैया आप मिलाइएगा, देखिएगा कि अच्छा ये एसिड को, अम्ल को देखिए कि कौन सा क्षार के साथ मिलाया गया है। मिलाने के बाद देखिए कि नमक आया क्या, लवण आ गया क्या, और उसके बाद जल आ गया, हाँ भैया आ गया, माने ये उदासीन आपका अभिक्रिया है। इसमें कुछ हो नहीं था। देखिए जैसे कि HCl, HCl आपका अम्ल है, HCl आपका क्या है? तो HCl आपका भैया अम्ल है। HCl आपका क्या है? तो HCl आपका अम्ल है, ठीक है। HCl आपका अम्ल है, तो आप देख सकते हैं ये HCl को, अगर अम्ल को NaOH आपका क्षार है मिलाते हैं तो NaCl किसमें आपका बट जा रहा है? तो आप यहां से देख सकते हैं Na+Cl- होता है ना आयन में आपका, और साथ में जल आ जाता है, तो सिंपली आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाता है। डिफिनेशन देखिए, अम्ल एवं क्षार एक दूसरे के उदासीन करके संगत लवण तथा जल बनाते हैं, यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीन अभिक्रिया कहलाती है। एकदम सरल भाषा में अम्ल और क्षार को मिला देते हैं तो आपको क्या संगत कर दीजिएगा, दोनों को मिला देते हैं तो आपके सामने लवण और पानी का निर्माण करता है, यह उदासीन अभिक्रिया कहलाता है। यदि अम्ल और क्षार दोनों प्रबल है, स्ट्रॉन्ग है, तो इस प्रक्रिया के दौरान 57.1 किलो जूल उष्मा निर्मुक्त होती है। उष्मा आपका क्या होती है भैया? उष्मा आपका निर्मुक्त होती है, रिलीज होती है आपका उष्मा, अंग्रेजी में आपका यहाँ पे है, देख सकते हैं, ठीक है। इससे क्या पता चल रहा है? ये आपका जो लाइनवा है ये पूरा एनसीईआरटी का लाइन था, नीचे वाला देना कोई मायने नहीं था, लेकिन हम कुछ भी एक्स्ट्रा थोड़ा सा इसलिए हर जगह एक्स्ट्रा दे दिए हैं। ये एनसीईआरटी का लाइन चिपकाया हुआ था, तो एनसीईआरटी का लाइन सोचे ये एक लाइन दे देते हैं। क्या है भैया? उष्मा आपका रिलीज होगा कब? अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हो, अम्ल और क्षार दोनों अगर आपका स्ट्रॉन्ग हो, प्रबल हो, तब इस प्रक्रिया के दौरान कितना किलो जूल उष्मा निर्मुक्त होता है, रिलीज होता है। तो आपसे क्या पता कहीं पूछ दे तो आप जानिएगा कि 57.1 किलो जूल उष्मा निर्मुक्त होता है, इसलिए हम इस लाइन को यहाँ पे दे दिया। कब होगा? अगर भैया जो अम्ल हो, एसिड हो और बेस हो, क्षार हो, दोनों अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाया जाए तो तब आपका इतना किलो जूल उष्मा निर्मुक्त होगा। रिएक्शन देख लिए, समझ लिए। अगला देखिए, अगर हम लोग, अगला आपके पास क्या आ जाता है? आइसोमेरिज्म। छठा नंबर पे आ गया हम लोग, देख लीजिए क्या है आपका? समावयीकरण और पुनर्वियास अभिक्रिया। इसमें आपका क्या है? ये आपका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देखिए कुछ कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, 4-5 को इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम बेस्ड है, लेकिन फिर भी दे दिए हैं कि भैया छूटना नहीं चाहिए, एक बार तो कम से कम पढ़ के जाइए, नहीं कुछ भी जाएगा तो कुछ कर देंगे। इसमें आपका क्या होता है? पुनर्निवास होता है, नामे में क्लियर है आपका, देख सकते हैं आइसोमेरिज्म और रीजेनरेटिव रिएक्शन, पुनर्निवास होता है। जैसे कि इसमें क्या है? वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक जिसमें किसी यौगिक के अणु के परमाणु पुनर्निवास में भाग लेते हैं, समवायीकरण या पुनर्निवास अभिक्रिया कहलाती है। यह सामान्यतः कार्बनिक यौगिकों में देखी जाती है। या किसमें मैक्सिमम आपका पाया जाता है? कार्बनिक। कार्बनिक क्या हो गया? तो भैया जिसमें कार्बन पाया जाएगा। इसमें क्या आपका अमोनियम साइनेट के अंदर कार्बन पाया, जहां कार्बन नहीं पाया जाएगा वहां पे ये रिएक्शन आप कह सकते हैं कि नहीं के तौर पे है। मैक्सिमम आपको कहां पे देखने को मिलेगा? तो भैया वहां पे जहां पे कार्बनिक हो, जिसमें कार्बन पाया जाता है। तो अमोनियम साइनेट में देखिए यहाँ पे आपका कार्बन है और आपको हम लोग इसको गर्म किए हैं तो यूरिया जो बना है, तो यूरिया के यहाँ पे कार्बन है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे क्या होता है? पुनर्निवास होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो अणु होता है आपके सामने, यहाँ पे देखिए यौगिक के अणु के परमाणु पुनर्निवास में भाग लेते हैं। भैया जोड़िए, देखिए यहाँ पे NH4CNO और यहाँ भी देखिएगा ना, तो सबका यहाँ पे जितना है दोनों आपका, एगो नाइट्रोजन है, देखिए एगो नाइट्रोजन है, तो एगो नाइट्रोजन और एगो दूगो नाइट्रोजन, टोटल दूगो नाइट्रोजन, यहाँ भी एगो नाइट्रोजन दूगो हो गया नाइट्रोजन। हाइड्रोजन आपका 4 गो है, हाइड्रोजन आपका देखिए भैया एहू जो 4 गो है, और इसके साथ एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगा दिएगा, ये नहीं कि H2O फेस2 आ गया, ये सिंगल सिंगल रहता है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। यहाँ देखिए अमोनियम साइनेट को अगर हम लोग गर्म किए हैं तो सीधा पुनर्निवास, उसके यौगिक के अणु के पुनर्निवास में भाग लेते हैं। पुनर्निवास में आपका भाग लेते हैं तो क्या बनेगा? बस यूरिया आपका बन जाएगा। तो अगर इस टाइप से सिंगल सिंगल दिखाई दे, एक साथ कुछ ही नहीं कि प्लस लगा के और कुछ बना दिए हैं, तो भैया दिखाई दे तो ई
गलत हो जाएगा। अगर कुछ नहीं है, सिंगल सिंगल दिखाई दे तो आपको सीधा दिमाग में छाप लेना है, अगर ये सिंगल है और ये भी आपका सिंगल है तो क्या हो जाएगा, सामान्य विकास या फिर पुनर्निवास। ये अब जोड़ लीजिएगा, देख लीजिएगा कि यौगिक के अणुओं के परमाणु का पुनर्निवास में भाग लेता है। देखिए ये जितना है आपका सेम यूरिया के फॉर्मेट में पुनर्निवास में भाग ले लिया है सब कुछ। खास ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप एक बार रिवीजन जरूर आपको करना है, रिवीजन आपको एक बार जरूर करना है। सर जी आपसे साइंस पढ़कर साइंस का टेंशन खत्म हो रहा है। चलिए भैया बिल्कुल होगा खत्म, इसलिए हम आपको बोले, लेकिन लगे रहना है कब तक, जब तक आपका एग्जाम चले। पेशेंस लेवल आपको बना के रखना ही पड़ेगा, पेशेंस लेवल आपको बना के रखना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्या है, यहाँ तक तो जितना आ रहा है समझ में उतना पचा लीजिए, आगे जो जितना भी डाउट होगा ना क्वेश्चन प्रैक्टिस में जब हम लोग करेंगे एग्जाम के समय, वो फिर आपका सब टेंशन दूर। क्या है आपका, उत्क्रमणीय तथा अणु माने रिवर्सेबल, बहुत ही अच्छा पॉइंट है आपका और बहुत ही सिंपल है, नाम से ही क्लियर है। एक रिवर्सेबल मतलब उल्टा, और दूसरा आपका इरिवर्सेबल मतलब उल्टा नहीं काम करेगा। रिवर्सेबल मतलब हम हिलने जा रहे हैं और फिर से हम यहाँ से यहाँ गए, ठीक है, यहाँ से यहाँ गए और फिर हम भैया रिवर्स होकर उल्टा आ गए, तो ये हो गया रिवर्सेबल। एगो क्या हो गया इरिवर्सेबल, मतलब क्या हो गया आपके सामने, इरिवर्सेबल मतलब अनुक्रमणीय अभिक्रिया क्या हो गया कि बस केवल हम एक ही डायरेक्शन में गए, दोबारा हम आए नहीं। क्लियर, नाम से ही क्लियर है, आगे देखिए आपको समझ में आ जाएगा। क्या हो गया भैया, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आपके सामने कौन सा, तो वह अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में होती है क्या होगा, उत्क्रमीय अभिक्रिया कहलाती है। समझे, ये जो आपके सामने भैया रिवर्सेबल उत्क्रमीय, सबसे पहले हम लोग इसको देखे हैं, उत्क्रमीय अभिक्रिया क्या हो गया, रिवर्सेबल जो दोनों दिशा में, मतलब हम लोग इधर भी जा रहे हैं इधर भी, मतलब आपके सामने क्या होगा, जो अभिकारक है ये वाला आपके जो है रिएक्टेंट है आपके सामने अभिकारक है, और ये आपके सामने प्रोडक्ट है भैया, अभिकारक से प्रोडक्ट, देखिए दोनों तरफ डायरेक्शन है ना, है इधर भी है। तो अगर हम लोग N2 नाइट्रोजन को अगर हम लोग हाइड्रोजन के साथ मिलाते हैं तो आपका क्या बनेगा, तो अमोनिया, आपका अमोनियम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अमोनियम। और हम लोग क्या देख सकते हैं, अमोनियम से भी उल्टा यहाँ पे काम करेगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपका आ सकता है। ठीक है, दोनों साइड का डायरेक्शन, ये डायरेक्शन को ध्यान दीजिए, रिवर्सेबल है मतलब रिएक्टेंट से अभिकारक से हम लोग प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, और हम लोग प्रोडक्ट से हम लोग अभिकारक भी बना सकते हैं। यहाँ पे भैया क्या होगा, ये कहलाएगा आपका उत्क्रमणीय आपका रिवर्सेबल रिएक्शन। क्लियर है, और ये आपका हैबर प्रक्रम के द्वारा, किसके द्वारा, हैबर प्रोसेस के द्वारा नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन से अमोनिया का निर्माण होता है। हैबर प्रोसेस के द्वारा भैया आपका निर्माण होता है, दोनों में होता है, ध्यान दीजिए। इधर से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन सकता है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन सकता है, अभिकारक से उत्पाद भी बन सकता है, उत्पाद से अभिकारक भी बन सकता है, किसमें, तो उत्क्रमणीय में आपका, मतलब रिवर्सेबल में। ठीक है, देख लीजिए इस साइन को आप दिखाई दिए, ठीक उल्टा होता है इसका, क्या होता है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया मतलब इरिवर्सेबल, कि केवल एक ही डायरेक्शन में बनेगा। अगला वाला हम लोग वही देखने वाले हैं, केवल एक ही डायरेक्शन में, वह अभिक्रिया जो केवल एक दिशा में ही होता है। हम क्या बोले थे कि अगर गए तो इतने तक गए, दोबारा से रिटर्न नहीं आए, तो भैया वह क्या बन जाएगा आपका, तो वह बन जाएगा अनुक्रमीय अभिक्रिया। इसको क्या कहा जाता है, तो जिसको कहा जाता है इरिवर्सेबल, अंग्रेजी वाले इसको इरिवर्सेबल कहा जाता है। अनुत्क्रमीय केवल एक ही दिशा में, जैसे देख लीजिए पिछला वाला क्या था, पिछला वाला में अभिकारक से आपका उत्पाद बन रहा था, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा था, और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा था, दोनों था। यहाँ पे क्या है, अनुत्क्रमीय में केवल देख लीजिए एक डायरेक्शन है, ध्यान दीजिए इस डायरेक्शन को, केवल आपका ऐसे है, पिछला वाला में ऐसे था, ऐसे भी था और ऐसे भी था, दोनों था आपका, लेकिन यहाँ पे केवल ऐसे है। और ये जो आपके सामने बना, ये जो बना यह क्या है, केवल आपका अभिकारक से क्या बनेगा, बस उत्पाद बनेगा, और आपका उत्पाद से अभिकारक नहीं बनेगा। तो यह आपका क्या हो जाएगा भैया, यह हो जाएगा अनुत्क्रमीय, केवल एक ही दिशा में आपका बनता है। कैसे, देखिए 2NaOH को हम लोग H2SO4 में मिला दिए, तो क्या बना आपका Na2SO4 सोडियम सल्फेट, और आपका वाटर बनी, वाटर आपका बन गया। ये कौन सा आ जाएगा, तो अनुत्क्रमणीय आपका या फिर इरिवर्सेबल रिएक्शन हो गया। समझ में आ गया होगा सबको, कुछ नहीं था इसमें। ठीक है, अगला आ जाइए, जल अपघटन अभिक्रिया, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, नाम से ही क्लियर है, आप देख सकते हैं जल अपघट्य मतलब जल का आपका खेला होता है। यह जल के साथ दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षारक के लवणों का अभिक्रिया है। किसका किसका, पानी के साथ लिखा हुआ है वहां पे, देखिए
जल के साथ किसका, यहां देखिए इसमें आपका नाम से ही क्लियर है, जल अपघटन, या जल के साथ किसका, साथ दुर्बल अम्ल, मतलब वीक एसिड और वीक बेस के लवणों की अभिक्रिया है। किसका किसका, वीक एसिड, दुर्बल आपका अम्ल और दुर्लभ आपका बेस क्षार, ये किसका, लवणों का अभिक्रिया है। उच्च डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक होने के कारण जल की जल योजना प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है, स्ट्रांग होती है, यह बहुत से आयनिक यौगिक को घोल लेता है। यद्यपि कुछ संयोजन तथा कुछ आयनिक यौगिक जल में जल अपघटित हो जाता है। कहिएगा सर कैसे हो रहा है, जैसे देखिए सोडियम एसीटेट को ध्यान देना है यहाँ पे, सोडियम एसीटेट को, इस सोडियम एसीटेट है, सोडियम एसीटेट को अगर हम लोग पानी के साथ मिलाते हैं, या कि बोलिए दिया गया था, या जल को किसके साथ, या तो वीक एसिड के साथ या वीक बेस के साथ मिलाइए, तो भैया हम लोग मिला दिए हैं सोडियम एसीटेट को पानी के साथ, तो आपके सामने क्या आ गया, तो एसिटिक अम्ल आ गया। देख लीजिए एसिटिक अम्ल आ गया, और इसके साथ क्या, जो आयनिक यौगिक का होता है, आयनिक NaOH, मतलब Na+OH- के फॉर्म में आ जाएगा, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम यहाँ पे देख लीजिएगा हाइड्रोक्साइड होगा आपका। तो ये किसका एग्जाम्पल है, जल अपघटन का एग्जाम्पल है। ये सब इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, एक बार रिवीजन करना है, एग्जाम में पूछे दीजिएगा तो क्या कहिएगा आप लोग कि सर आप तो नहीं पढ़ाए थे, इसलिए भैया दे दिए ये वाला, ठीक है। लेकिन एक बार तो जरूर देखना है, 1 से 2 बार, और सबको 3-4 बार देखना है, इस सबको एक बार जरूर देखना है। नेक्स्ट आ जाइए, अगला हम लोग देखते हैं, इसका देखिए प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, यह क्या है, नामे से क्लियर है। 8वां नंबर, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। इसमें आपका ये रासायनिक अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। जो फोटोसिंथेसिस हम लोग देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण देखते हैं, सेम चीज आपका वहीं पे है। ये किसका एग्जाम्पल है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, फोटोकेमिकल रिएक्शन। भैया आपसे पूछ दिया जाएगा एग्जाम में कि फोटोकेमिकल रिएक्शन ये दे दिया आपका, या डायरेक्ट बोल देगा, जो आपके सामने प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, वह कौन सा रिएक्शन है, तो ध्यान देना है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, फोटोकेमिकल है। ऐसा क्यों, क्योंकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसीलिए। आप लोग तो रिएक्शन सबको जानते ही हैं, एक बार बस देख लीजिए क्या है, 6 गो कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग 12 गो पानी के साथ मिला देते हैं और सूर्य का प्रकाश दे देते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण आ जाएगा C6H12O6 प्लस वाटर, और यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ आ गया 6 गो ऑक्सीजन होता है, 6O। क्लियर, तो ये कौन सा एग्जाम्पल है, ये तो आप लोग जान ही रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण का आपका प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रकाश की तीव्रता से प्रभावित हो। तो क्लियर, तो इसको आपको बस याद देना है, प्रकाश की, सूर्य की उपस्थिति के कारण, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति के कारण आपका यह अभिक्रिया होता है। नेक्स्ट है, क्या है आपके सामने, इस प्रकाश वह पदार्थ जो रासायनिक रूप से अपवर्तित रहते हुए रासायनिक अभिक्रिया करते हैं प्रकाश संश्लेषण में, क्लोरोफिल प्रकाश, ये सब आपका नॉर्मल दिया गया है, देख लीजिए। प्रकाश संवेदक क्या है, प्रकाश संवेदक आपका क्या है, तो अगर प्रकाश संवेदक को देखा जाए तो वह पदार्थ जो रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहते हुए रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन भैया क्या रासायनिक अभिक्रिया होता है, उसी को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल प्रकाश संवेदन का कार्य करता है। जो क्लोरोफिल कार्य करता है प्रकाश संश्लेषण में, फोटोसिंथेसिस में, वह आपका प्रकाश संवेदक के तौर पे। उसके बाद क्या है, प्रकाश ऑक्सीकरण, वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण प्रकाश द्वारा घटित होता है। जो ऑक्सीकरण होता है प्रकाश द्वारा घटित होता है, तो यह आपका प्रकाश ऑक्सीकरण कहलाता है। बस नॉर्मल डिफिनेशन था भैया, और कुछ नहीं था। उसके बाद क्या है, बहुत ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और हर एक पॉइंट से ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है, पिछला वाला भैया उस सब नॉर्मल था। अब आ जाइए जल्दी से, ये सब देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, इस सब को हम लोग देखते हैं। आपके सामने क्या है, तो आपके सामने भैया क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, उष्माक्षेपी तथा उष्माशोषी अभिक्रिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंडोथर्मिक, ध्यान दीजिए भैया, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक उष्माशोषी, उष्माशोषी जिसमें उष्मा को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, हीट को हम लोग एब्जॉर्ब करेंगे, उष्माशोषी। और उष्माक्षेपी में क्या होता है, हीट को दूर भगाया जाता है, रिलीज किया जाता है, हीट को भैया रिलीज किया जाता है, वो होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और कुछ नहीं। हीट को अगर एब्जॉर्ब करेंगे एंडोथर्मिक होगा, जिसको क्या कहते हैं, उष्माशोषी, उष्माशोषी एब्जॉर्ब कर लिए, और उष्माक्षेपी हीट को रिलीज कर दिए, दूर भगाए भैया अपने आप से, तो भैया वह क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा उष्माक्षेपी, एक्सोथर्मिक कहा जाता है। देखिए जैसे एग्जाम्पल को अगर हम लोग यहाँ पे देखें, इसको देखिए जरा सा,
उष्मा छेपी को सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। उष्मा छेपी में आपका क्या होगा, देखिए ए प्लस बी अगर हम लोग किए तो सी प्लस ई क्या है, चेंज इन हीट है। डेल ई मतलब ये आपका उष्मा के लिए डेल ई है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, प्लस डेल ई हो रहा है, और क्या है, उष्मा छेपी है। इसमें क्या हो रहा है, देखिए हीट को क्या किया जा रहा है, दूर भगाया जा रहा है। कहिएगा सर ये तो प्लस है, तो आप कैसे कह दिए? अरे मेरे भैया, ई अगर डेल ई को हम लोग यहाँ लाएंगे, इसका देखना है, यहाँ माइनस डेल ई होगा, माइनस डेल ई होगा, मतलब माइनस डेल ई, और ई वाला माइनस को अगर हम इधर लाएंगे, एक एक करके समझिए, कंफ्यूजन खा जाइएगा आप लोग, एक एक करके हम लोग समझाते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास है, ध्यान दीजिए क्या है, ए प्लस बी, और उसके बाद क्या है हमारे पास, माइनस डेल ई, उसके बाद क्या हो गया हमारे पास है सी है। ठीक है, इसको समझिए। अब हम लोग क्या बोले थे आपको, ये किसका एग्जाम्पल है, तो यह है आपका उष्मा छेपी का। एक एक को समझिए, उष्मा छेपी का। उष्मा छेपी में भैया क्या हो गया, इसमें हीट को अपने आप से दूर भगाया जाता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट को दूर भगाया जाता है। तो आपके पास क्या, इसलिए यहाँ पे हम लोग यहाँ माइनस लगाए हैं, पूरा प्रॉपर इक्वेशन ये है। अगर यहाँ पे माइनस लगा दिए, हमारा मेरी 10 गो है, 10 गो चीज है, ए बी मिला के 10 गो है, और हम कहेंगे ई खचरा है, इसको बाहर भगाओ भाई, तो भैया यहाँ माइनस लगा के ऊपर घटा देंगे ना, उसको घटा देंगे, यहाँ इसलिए यहाँ पे माइनस डेल ई है। लेकिन इसका अगला स्टेप क्या आएगा, तो अगला यही ना आएगा, ए प्लस बी ई, ये होने जाएगा तो प्लस डेल ई। तो वही चीज आपका है कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हीट को भगा दे रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक उष्मा छेपी का एग्जाम्पल है। यहीं से आपका ये पॉइंट आ गया, ये जो पॉइंट आया यहीं से आपका ई वाला पॉइंट आया। तो अब ये लोग कंफ्यूजन नहीं रहिएगा, यहाँ पे प्लस का ही हो गया भैया, इस साइड में माइनस है, यहाँ पे माइनस डेल ई लगेगा, इसीलिए है। ठीक है, माइनस कब लगता है, जब हमारे 10 गो चीज है, ये कहीं कहीं डेल उष्मा खचरा है, इसको बाहर निकाल दो, एक अपना में से घटा देंगे, उसको निकाल देंगे, इसलिए माइनस लगा है, और उनने जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो उष्मा छेपी। अब अगला हम आपको दिखाते हैं कि उष्मा शेषी का अगर देखा जाए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए प्लस बी प्लस डेल ई बराबर क्या हो गया, सी। या किसका एग्जाम्पल है, तो यह एग्जाम्पल है उष्मा शोषी का। इसमें क्या हो रहा है कि उष्मा को एब्जॉर्ब किया जा रहा है। सर कैसे समझ में आएगा, इसको देखिए। हमारा भी अगर पकड़ लीजिए कि 10 गो कोनो चीज है, 10 गो चीज है, और हम क्या किए, अब हमको उष्मा को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, अपना में जोड़ेंगे ना हम, तो भैया जोड़ेंगे, तो इसलिए यहाँ पे प्लस डेल ई लगा हुआ है, उष्मा को जोड़ लिए हैं, देखिए। और यहाँ पे कहिएगा सर यहाँ आपका माइनस कैसे आ गया, तो भैया यहाँ पे जोड़ दिए हैं, तो अगला स्टेप इसका यही ना आएगा, क्या आएगा, ए प्लस बी बराबर है सी, है ना, सी, और है अब इसको एन पलट देंगे, माइनस डेल ई, डेल ई क्या है, उष्मा है, ये सब उष्मा है आपका, तो भैया अब माइनस आ गया आपका। इसीलिए आपको क्या होता है, आपको ये डिफिनेशन क्लियर हो गया होगा, इस टाइप से आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा, कंफ्यूजन नहीं खाइएगा। ये नहीं कि यहाँ प्लस या माइनस खा लिया तो कंफ्यूजन खा जाना है। अगर यहाँ पे प्लस है, इक्वेशन के अगर आपके पास, अब ध्यान दीजिए, अगर आपके पास उत्पाद के तरफ, प्रोडक्ट के साइड अगर आपको यहाँ पर दिखाई दे प्लस, यहाँ पे प्लस दिखाई दे, तो ये आपका उष्मा छेपी होगा। ठीक है, उष्मा छेपी होगा आपका, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, हीट को हम लोग भगा दे रहे हैं। और अगर आपके पास ये प्रोडक्ट के साइड में अगर माइनस दिखाई दे भैया, तो क्या होगा, उष्मा शोषी होगा, हम लोग एब्जॉर्ब। इतना दिमाग में रख लीजिए, बहुत समझा दिया आपको। ठीक है, बस डिफिनेशन को देखिए क्या कहा गया है। वे रासायनिक अभिक्रिया, इसमें उष्मा निर्मुक्त होती है, उष्मा रिलीज होती है, उष्मा छेपी अभिक्रिया कहलाती है भैया, उष्मा छेपी कहलाती है। जैसे देखिए उदाहरण के तौर पे क्या हो गया, श्वसन, अपघटन, प्राकृतिक गैस का जलना, ये सब क्या हो गया, आदि, ये सब आपका क्या होता है, तो ये सब आपका होता है उष्मा छेपी होता है, एक्सोथर्मिक होता है। उष्मा आपका रिलीज होता है भैया, श्वसन में होता है, अपघटन में होता है, प्राकृतिक गैस का जलना होता है, यह सब आपका क्या हो गया, उष्मा रिलीज होता है, आपका एक्सोथर्मिक होता है, उष्मा छेपी होता है। लेकिन अगर भैया आपके पास क्या रहे, देखा जाए तो आगे, जबकि वे अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है, एब्जॉर्ब करते हैं, के साथ होता है, उसमें क्या होता है, उष्मा शोषी अभिक्रिया होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। एग्जाम्पल के तौर पे पाचन में आपका क्या होता है, हम लोग ऊर्जा को, उष्मा को हम लोग क्या करते हैं, उष्मा को एब्जॉर्ब करते हैं, हीट इज एब्जॉर्ब, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा, उष्मा शोषी। पाचन में उष्मा शोषी, और अगर आपका श्वसन में उष्मा छेपी। भैया एकदम सबको क्लियर हुआ होगा, जल्दी से बताइए कि यहाँ तक आपका डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है,
तो यहाँ पे हम लोग एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक इंग्लिश में आपका भी अवेलेबल है, टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे आपका हम लोग लगभग 10 टाइप का रिएक्शन देखे हैं, 10 टाइप का रिएक्शन हम लोग यहाँ पे आपका देख चुके। 10 टाइप में से आपको हम जरा सा बतला देते हैं कौन सा बहुत ज्यादा जरूरी है और कौन सा बस 1-2 बार ही देखना है। ये भी यहाँ तक पहले बताइए कि क्लियर है क्या, यहाँ तक बताइए क्लियर हुआ क्या आप लोगों को, क्योंकि यहाँ तक अगर क्लियर हो गया तो हम लोग बस बता देंगे आपको कि कौन सा आपको बहुत ज्यादा देखना है और कौन सा आपको हल्का देखना है, ठीक है। और ये चैप्टर आपका यहीं पे आज आपका समाप्त होता है। आशा करते हैं सबको समझ में आया होगा, जितना का समझ में आया उतना पचाइए, और अगर नहीं आया 2-4 बार रिवीजन कीजिए, फिर भी नहीं आया तो भैया क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। हम लोग बस आपको बतला देते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। जी सर मस्त, नो डाउट सर, ओके सर जी, साइंस का टेंशन खत्म, बिल्कुल टेंशन खत्म होगा, काहे नहीं होगा। देखिए अब बस आप लोग ध्यान दीजिए किसको थोड़ा सा ज्यादा देखना है और किसको कम देखना है। देखिए ये जो उष्मा क्षेपी जो 10वां नंबर है, इसको भैया देखिएगा, यह आपका हम कह सकते हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन पूछा जाता है। उसके बाद अगर इधर से ही हम करते हैं काम, उसके बाद अगर देखा जाए पीछे ही चलना है ना हम लोग को, इसके बाद ये सब ध्यान इधर ज्यादा नहीं देना है, 1 से 2 बार ध्यान देना है। जिसको कर देंगे उसको 3-4 बार भैया रगड़ दीजिएगा कस के, जिसको कम बोलेंगे उसको आपका फिर भी उसको ये नहीं कि बताएं कि नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है तो पढ़वे नहीं किए। इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल वाला थोड़ा मोड़ा देख लीजिएगा। यहां से बस अगर देखा जाए उदासीन 5वां नंबर इंपॉर्टेंट है, पिछला बेसिस के रेलवे के एग्जाम के आधार पे बता दिए हैं। 5वां नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, उदासीन वाला वेरी इंपॉर्टेंट भैया, ठीक है। उदासीन के साथ आगे चले तो ये सब अब आपका इंपॉर्टेंट है। द्विविस्थापन जो है वेरी इंपॉर्टेंट, सब एग्जाम में आएगा, ठीक। द्विविस्थापन के बाद अगर चला जाए हम लोग एकल विस्थापन, एकल विस्थापन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीछे ही वाला छोड़ के और आगे वाला सब इंपॉर्टेंट है, पीछे वाला छोड़ के आगे वाला सब इंपॉर्टेंट था, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो डीकम्पोजिशन, वियोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, वियोजन डीकम्पोजिशन वेरी इंपॉर्टेंट भैया, एकदम लगातार इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर देखा जाए तो संयोजी वाला, स्टार्टिंग का सब इंपॉर्टेंट है संयोजी, इतना ही से जो है पिछला वाला रेलवे में पूछा गया था, ठीक है। ये भी आपका संयोजी भी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको हमको लग रहा है 10 गो में 5 गो बताएंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ आपको संतुलित करना आना चाहिए, बैलेंस्ड आपको आना चाहिए भैया, ये चीज आपको ध्यान देना है। जो संतुलित करने वाला जो है, संतुलित ये वाला जो है आपका संतुलित करने वाला, संतुलित करना है, रासायनिक बैलेंस्ड करना है, यहाँ से भी एग्जाम में आता है। तो चेक करके परमाणुओं की संख्या कितना है उस आधार पे आपको चेक करके आसानी से आप लोग बता सकते हैं। क्लियर, बैलेंस वाला आपका आता है भैया संतुलित करने के लिए एग्जाम में। संतुलित और केमिकल रिएक्शन बताइए कौन सा रिएक्शन, इतने आता है। चलिए तो आशा करते हैं सबको समझ में आ गया होगा, और इस चैप्टर को हम लोग भैया यहीं पे समाप्त करते हैं। कुछ भी डाउट है तो एक बार आप पूछ सकते हैं, जल्दी से पूछो, डाउट है तो पूछ सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया वाला जो आपका ये जो चैप्टर था, कि भैया आपका लगभग हमको लगता है 1.5 घंटा पूरा जो है रासायनिक अभिक्रिया का लिए होंगे लुप्त। तो यहाँ पे आपका रासायनिक अभिक्रिया समाप्त होता है, ठीक है। बढ़िया से एकदम आपको रिवीजन कर लेना है, और इसको आपको जो है पूरा देखना है, एक एक लाइन बाय लाइन देखना है। एग्जाम में आपको जब एग्जाम दे के निकलिएगा ना तो आपको कितना फायदा मिलेगा कि हाँ सर यहाँ से 2 क्वेश्चन आपका 100% कंफर्म आपका जो है रहेगा एग्जाम में। क्लियर हो गया। एनसीईआरटी का पहला ही चैप्टर था क्लास 10 का, ये हो गया। दूसरा नंबर एक जानकारी देना है, उसको जरा सा आप लोग देख लीजिए। ये जानकारी जरा सा क्या है कि किसी को भी अगर ग्रुप डी का अगर आप तैयारी करते हैं, एएलपी का, टेक्नीशियन का, एनटीपीसी का, जेई का, साइंस एनसीईआरटी का कंप्लीट फाउंडेशन बैच है। किसी को 0 से तैयारी करना है, कहीं नहीं पढ़े हैं, आप तैयारी कर सकते हैं। फाउंडेशन बैच है और एकदम एनसीईआरटी पे आधारित है। इस बैच के अंदर आपको टेस्ट सीरीज में मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ मिलेगा बहुत ही कम में, केवल 299 में, जिसका आपका कंप्लीट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बाइलिंगुअल आपका बैच रहेगा। आपका भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, तीनों आपका इस बैच से आपका कंप्लीट हो जाएगा। 1 साल का वैलिडिटी है, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल है। कहाँ पे आपको मिलेगा? तो ये आपको मिलेगा हमारा MG क्लासेस ऐप से। गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और आपको ये ऐप का वहाँ पे बढ़िया से मिल जाएगा। देखिए गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और ये MG क्लासेस ऐप है। ये जो आपका MG क्लासेस ऐप हर सबका मोबाइल में रहना चाहिए। MG क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे आपको साइंस एनसीईआरटी का ये बैच मिल जाएगा। दूसरा नंबर बात, अगर आपका तैयारी बढ़िया है
तो फिर भी आपको प्रैक्टिस करना है। ये आपका क्या है, 2500 के करीब में साइंस एनसीईआरटी का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। मान लीजिए किसी का तैयारी बनी है, कहीं से पढ़ लिए हैं, तो आपको ये वाला ले लेना है। ये जो ये वाला है हमारे हाथ में, जो 2500 साइंस एनसीईआरटी है, सामने में आपका ग्रुप डी एग्जाम है, एएलपी है, टेक्नीशियन है, सब जगह आपका काम आएगा। बहुत जगह आपको यहाँ से सीधे क्वेश्चन दिखाई देगा। ये क्या है, पीडीएफ बुक है, चैप्टर वाइज, और टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज के अंदर हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल सॉल्यूशन भी आपका दे दिए हैं, सब कुछ एकदम पूरा परिपूर्ण। ये 2500 साइंस एनसीईआरटी जो है ओरिजिनल क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का क्लास 6, 7, 8, 9, 10 है। 9, 10 को स्पेशल फोकस किया गया है, जो रेलवे अभी फोकस कर रहा है। बहुत ही कम में मिलेगा, केवल आपको 49 में मिल जाएगा। बस आपको कोड लगाना है MG49। इस कोड को आप लगाइएगा, लिमिटेड बच्चों के लिए, बाद में प्राइस आपका बढ़ जाएगा। तो इसको भी आप लोग जो है ले लीजिएगा। ये भी आपको कहाँ से मिलेगा, तो सेम आपको जो है MG क्लासेस ऐप जो है, गूगल प्ले स्टोर से जाइए, MG क्लासेस ऐप से आपको मिल जाएगा। ये तो रहा बात आपके सामने। और ये वाला तो आपको जो है 1.5 घंटा का मजा लिए होंगे, तो कंजूसी कम से कम नहीं कीजिएगा आप लोग। अंत में एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि एगो छोटा सा अपना जो है एगो लाइक भी दे दीजिएगा भैया। दूसरा नंबर बात, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, SUBSCRIB सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और तीसरा नंबर, इसको शेयर भी कर दीजिएगा आप लोग, क्योंकि यहाँ से आपका 2 नंबर एग्जाम में जब देखने को मिलेगा तो कहिएगा सर यहाँ से जो है बहुत फायदा मिला है। चलिए, तो फिर हम लोग मिलते हैं कब, अब हम लोग सीधा मिलेंगे 27 तारीख को सुबह में 10 बजे एग्जाम सेंटर से। तो चैनल से जरूर आप लोग जो है जुड़ जाइएगा, ताकि ग्रुप डी का अंतिम दिन तक आपके साथ रहेंगे। क्योंकि कुछ लोग आएंगे 2-3 दिन एनालिसिस करेंगे, 4 दिन बाद खत्म। हम अंतिम दिन तक आपके साथ रहेंगे ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए। धन्यवाद सभी को।